जो ब्रेकआउट्स आज हम देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमको जो है दो चीजें पहले सीखनी होंगी कि सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, बेटर वे टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, वो हम सबसे इजीएस्ट वे में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंसर्न होता है कि ट्रेंड लाइन जो है ये विक्स के अंदर से जानी चाहिए या फिर ऐसे विक्स को बाहर से टच होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कंसर्न, जो चीज मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में, तो उससे सबसे पहले तो ये जो तुम्हारा जो कंसर्न है कि ये जो नीचे से जो ड्रॉ करते ट्रेंड लाइन और मैं जो ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये कैसे बनाते हैं, क्या फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन सबसे पहले हमको ट्रेडिंग व्यू टूल में यहाँ पर मिलती है, सबसे टॉप पर ही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड लाइन। तो हम जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका सबसे इजीएस्ट वे ये रहेगा, अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ट्रेंड लाइन निकाल दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। अब हमको ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर कुछ तो ऐसे दिख रहा है कि एक पैटर्न कुछ तो भी बना हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट्स अक्सर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में हम ढूंढते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? फ्लैग एंड पोल होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, फिर लोअरिंग वेज होती है, एंड देन हमारा जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है वो सब रहता है, ठीक है। जैसे कि फ्लैग एंड पोल कैसा रहेगा, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, देन कुछ दिन ऐसे कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर, तो ये फ्लैग एंड पोल हो गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर जाता है ऐसे, एंड देन यहाँ पे कुछ दिनों तक के कंसोलिडेट करता है, एंड देन यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके वापस से ऊपर जाता है। तो पैटर्न आना जरूरी है पहले तो ये एक पैटर्न हो गया, कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि ब्रेकआउट्स के लिए यूज होता है। ओके, फिर हो गया हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसके हेड रहता है, ये शोल्डर रहता है, ये सेकेंड हेड रहता है, एंड देन उसका ब्रेकआउट आता है। फिर हमारा ऐसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, प्राइस ऊपर जाता है, एंड देन ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर नीचे ऐसे दोनों तरफ से कंप्रेस होता है, देन ब्रेकआउट आता है, ये एक हो गया। देन आता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि ऐसे बनता है प्राइस, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल नवीन फ्लोरिन में था, हम देखेंगे सब चार्ट्स में, ये एक पैटर्न बनता है, देन ब्रेकआउट आता है। तो ये सब पैटर्न्स आना जरूरी है आप लोगों को, ये फ्लैग एंड पोल, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, फिर एक आता है रेक्टेंगल पैटर्न, ये ऐसे स्ट्रेट बनेगा, प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा यहाँ पर, फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, देन वापस से ब्रेकआउट आएगा। तो ये जो ब्रेकआउट्स है यहाँ पर, ये सब हम ब्रेकआउट के पहले ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट जो है कंफर्मेशन है हमारा, कि ब्रेकआउट जब भी आएगा स्टॉक्स में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये पैटर्न्स ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है। फ्लैग एंड पोल हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, देन रेक्टेंगल पैटर्न, ये सब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। ये आपको जब स्टॉक एक ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में, तो स्टॉक कभी भी एकदम फास्ट रैपिड, मतलब ऐसे 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 ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, देन उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है, राइट, स्टॉक में थोड़ा सा थकान हो जाती है, फिर साइडवेज हो जाता है। तो ये सब पैटर्न्स आपको उस टाइम पे देखने मिलेंगे कि एक रैली लगा देगा, देन साइडवेज होगा, देन ब्रेकआउट आएगा। तो हमको ये ब्रेकआउट्स पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कभी भी हम उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर वापस से यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जोन्स में हमको कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करना है कि ये वाला एक जोन हो गया, देन ये वाला जोन हो गया, ये जोन हो गया, यहाँ पर ये प्राइस तब हो गया, या फिर यहाँ पर ये प्राइस तब हो गया। ये इस जोन्स में हम इसको ट्रेड नहीं करते, हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का। अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कब देखने मिलते हैं? जब मार्केट जो है, ओवरऑल मार्केट जो है ट्रेंडिंग मार्केट चलता है, ठीक है। साइडवेज जब भी होगा मार्केट, या फिर डाउन ट्रेंड में जब रहेगा मार्केट, मार्केट मींस जो निफ्टी 50 होता है हमारा, वो बात कर रहा हूँ मैं। तो जब भी ये ट्रेंडिंग रहेगा, जब भी मार्केट, तभी अपने को ये चीजें ज्यादा देखने मिलेंगी, ठीक है। जो ब्रेकआउट से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स फॉर्मेशन जो है, उस टाइम पे हमको इसको ट्रेड करना है, ना कि डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा, निफ्टी अगर नीचे है बहुत दिनों से, तो उसमें हमको ब्रेकआउट्स नहीं ढूंढने। अगर ब्रेकआउट्स हो भी जाते हैं उस सिनेरियो में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे, हम एंट्रीज बना लेंगे हमारे, देन स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाएंगे। कितने भी अच्छे पैटर्न्स रहने दो, कितने भी अच्छे
स्टॉक्स रहने दो, कितना भी अच्छा फंडामेंटल रहने दो उनका, लेकिन ब्रेकआउट्स फेल हो जाएंगे किस केस में? जब मार्केट नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज में है उस टाइम पे। जब मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है तब हमको ज्यादा चांसेस रहते हैं ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। तो हम मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा उस टाइम पे हम ब्रेकआउट्स को सर्च करेंगे और ऐसे पैटर्न्स ढूंढेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, अभी जैसे निफ्टी कुछ एक साल से एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट, एक एक्सटेंडिंग चैनल बनाया हुआ है ऐसे, इसके बीच में ऐसे फंसा हुआ है, राइट, निफ्टी। तो लोग क्या करते हैं ब्रेकआउट्स के टाइम पे कि ये जो चैनल है ना बना हुआ, इस टाइम पे स्टॉक्स को सर्च करना बंद कर देते हैं। क्या क्या करना है, अभी निफ्टी तो साइडवेज में है तो ब्रेकआउट्स ढूंढ के मतलब नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब निफ्टी साइडवेज हो जाता है तभी ये पैटर्न्स बनते हैं। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगा तो बट ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी रैली कर रहा होगा, लेकिन जब निफ्टी साइडवेज होता है तब हम इनएक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, जो कि बहुत गलत बात है। निफ्टी जब साइडवेज में होता है तब अपने को अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है मार्केट में, क्योंकि जब स्टॉक अच्छा खासा रैली कर जाता है फिर जब निफ्टी साइडवेज होता है तो ये भी स्टॉक्स साइडवेज हो जाते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाते रहते हैं वो लोग, असेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल, देन ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये कुछ ना कुछ बनता रहेगा उसमें। एंड देन जैसे ही निफ्टी का ब्रेकआउट आता है तो कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो उसके साथ ही ब्रेकआउट्स देके देन रैली करना स्टार्ट कर देते हैं। अपन क्या गलती करते हैं, जब निफ्टी साइडवेज होता है हम इनएक्टिव हो जाते हैं, यार मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअल में मेहनत करनी है अपने को और ऐसे पैटर्न्स ढूंढना है और उसके लिए ब्रेकआउट्स का ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल है, अब ये डायरेक्टली तुम लोगों को नहीं दिखेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करोगे, जो एक्सपीरियंस है अभी ज्वाइन किया हुआ उनको इजीली दिख जाता है, और जो न्यू है और जो सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं देखने के लिए कि इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस डायरेक्टली दिखता है यहाँ पर रेजिस्टेंस बना देंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से मैं अल्ट टी यूज करता हूँ शॉर्टकट, जो कि ट्रेंड लाइन के लिए है। तो अल्ट टी दबाता हो तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, नवीन फ्लोरिंग में, ये जो हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल का, तो ये सेम हमको यहाँ पर देखने मिला है। और इसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया एंड देन थोड़ा सा भी साइडवेज है और ऊपर जाने के चांसेस है। और कितना भी अच्छा ब्रेकआउट रहने दो, कितना भी अच्छा मार्केट रहने दो, मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आज जो अपन सीखेंगे वो 100% काम करेगा मार्केट में। अगर 100% कुछ काम करता मार्केट में तो कोई पैसा ही नहीं बना पाता, राइट। कोई उसको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता, सब लोग उसको यहीं पे बाय कर लेते तो सेलर्स ही नहीं होते कोई, तो बाय क्या कैसे करोगे यहाँ पर, वैसे प्रॉब्लम्स हो जाते। तो इसके लिए ये जब भी इसका जो है ब्रेकआउट्स का जो भी रहेगा, आपको 100% गारंटी शेयर मार्केट में किसी भी चीज की नहीं है। इसके लिए हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ताकि अपना पैसा जो है वो हम बचा के रखे मार्केट के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए तो 1 लाख का ट्रेड लेकर पूरा उसमें लगा दो, देन स्टॉप लॉस गया तो 20-25 हज़ार रुपए का लॉस। तो वैसे ट्रेडिंग नहीं करते हम, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं। मेरा पिछले सेशंस मैंने लिया था जो कि रिस्क मैनेजमेंट पे थे, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या उसकी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है और लोग उसको कितना इग्नोर करते हैं। तो आते हैं हम ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि ब्रेकआउट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे हम, सबसे इजीएस्ट वे, मैं यूजुअली वीकली चार्ट्स पे एनालिसिस करता हूँ और वीकली और डेली पे ही ट्रेडिंग लेता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, राइट, इंट्राडे नहीं कर रहे। तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके 5, 15, 30 मिनट्स इस पे जाकर मतलब नहीं है अपने को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है मार्केट में उस लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारे हमेशा स्टॉप लॉस हिट होते हैं अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चलते हैं तो मैं यूजुअली वीकली चार्ट्स प्रिफर करता हूँ पैटर्न बनाने के लिए, एंड देन डेप्थ में एंट्री लेने के लिए थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी काम करता हूँ, 1 डे वगैरह पे, ठीक है। तो अब नवीन फ्लोरिन का चार्ट है, वीकली चार्ट। अब इस पे मुझे ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखा था, अब मैं इसको रोल बैक करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को और क्रिस्प क्लैरिटी होने के लिए, कि मान लो अभी हमारे पास यही तक के चार्ट था, ठीक है, बना हुआ। अब मुझे पता है कि यहाँ पर है तो ये एक उसका रेजिस्टेंस का जोन है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, बेस्ट वे इज टू गो टू लाइन चार्ट, ठीक है।
लाइन चार्ट ओपन करना है। यहाँ पे मेरा फेवरेट्स मार्क है, नहीं होगा तो यहाँ पे बार स्टाइल्स में जाना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखेंगे, उसमें से लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब लाइन पे जब आ जाओगे आप, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाओ, कंट्रोल दबाओगे तो ये मैग्नेट स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। मैग्नेट क्या करता है, ये देखो मैं जब कर्सर मूव कर रहा हूँ, देखो ये सिर्फ उसके हायर को जो पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट, वहां पर जाके रुकता है ये, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बनाने में आसानी होती है। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाता हूँ तो ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट का काम करता है, प्राइस के पास लेके जाता है अपने पॉइंट को। तो कंट्रोल अगर प्रेस करके रखना है हमेशा ट्रेंड लाइन बनाते टाइम, तो ये पॉइंट इजीली मिलता है अपने को, ठीक है। नहीं तो फिर ये बराबर यहाँ पर जाना पड़ता है, देन क्लिक करके देन ऐसे करना होता है। तो ये नहीं करना है अगर, तो ट्रेंड लाइन ओपन करो, कंट्रोल दबाओ, ये यहाँ पर आया, क्लिक कर दो। मेरा कर्सर देखो नीचे है, लेकिन पॉइंट उसने ऊपर बनाया है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल का ये बेनिफिट है। यहाँ पर आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए ही कंट्रोल यूज करना है अपने को, सेकेंड पॉइंट के लिए ये जो लाइन कैसे बनती है, दो पॉइंट्स लगते हैं राइट। अपने को मैथ में बहुत पहले सीखा है अपन ने कि लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट लगते हैं। तो अपन ने ये फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया, देन ये सेकंड पॉइंट कंसिडर किया, और यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे और इजी क्लैरिटी के लिए। ये परफेक्ट वे है ट्रेंड लाइन बनाने का। अब ये हमने लाइन चार्ट पर आकर ट्रेंड लाइन बना दिया। अब इसको कैंडल्स वापस से ओपन करना है और इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है, ठीक है। रिफाइन कैसा करना है कि इसको जो है ना, जो सीक रहती है ना अपनी, सीक सीक कैसी बनती है, ये ऐसी, ये ऐसा रोल रहता है बीच में, इसमें से सलिया जाती है राइट। तो ये अवॉइड करना है अपने को, ठीक है, सीक सलिया। इसको थोड़ा सा नीचे लेना है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तो इसको हल्का सा बाहर लेना है यहाँ पर, और ये परफेक्ट हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। क्लियर है कैसे बनानी है। लाइन चार्ट पे आएंगे, लाइन चार्ट पे बनाएंगे जो ट्रेंड लाइन है, एंड देन कैंडल स्टिक्स पर आएंगे। कैंडल स्टिक्स पर क्या करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अभी ये लाइन चार्ट से ही परफेक्ट बनी थी, कभी कभी लाइन चार्ट ऐसा दे देगा आपको, ठीक है। लाइन चार्ट से जब बनाओगे कैंडल ऐसी, लाइन चार्ट समझो यहाँ पर था, ऐसे बना दोगे ये ट्रेंड लाइन, देन जब यहाँ पर मूव होंगे कैंडल स्टिक पे, तो ये ऐसे थोड़े थोड़े अंदर से पास हो रहा होगा उसके, ठीक है। तो इसको ऐसे नीचे ले लेना थोड़ा सा, यहाँ पर अभी भी इसको पियर्स कर रहा है राइट बीच में से, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेना। ये हो गई हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाओ या फिर ऊपर से बनाओ, ये कैसे भी। अब जैसे मोल्टी के जो पैक है, इसमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं रिमूव करता हूँ ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, जो कि है कंटिन्यूएशन पैटर्न ये वाला, ठीक है। एक अप ट्रेंड आएगा, देन ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ऐसा कंप्रेस होते जाएगा प्राइस, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। अब इस पे बनाना कैसा है, लाइन चार्ट ओपन करेंगे, लाइन चार्ट, ट्रेंड लाइन, यहाँ से टूल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ गया अपना कर्सर, एक क्लिक, देन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन हो गई। अब नीचे भी एक दिख रहा है राइट, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से ही बार बार वो सपोर्ट ले रहा है इसी पॉइंट से। तो मैं क्या करूँगा, फिर से नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे क्लिक, एंड देन ये ऐसी बन गई राइट। ये ऐसी ट्रेंड लाइन परफेक्ट हमारी बन गई, ओके। अब ये चीज क्या है, यहाँ से ऊपर आया, एंड देन यहाँ से भी कंप्रेस हुआ प्राइस, नीचे से भी कंप्रेस हुआ ऊपर, और बीच में बहुत दिन कंसोलिडेट किया, एंड देन ब्रेकआउट दे दिया राइट। तो अभी इसको अगर कैंडल स्टिक पे देखोगे हम, तो यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हल्का सा वो कैंडल्स को पियर्स कर रहा है राइट। ये एक ही पॉइंट मिला मुझे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करना है अपने को राइट। यहाँ पर भी है हल्का सा, तो इसको कैसे रिफाइन करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया अच्छे से, ये हो गया। इसमें से अभी एक भी कैंडल में से नहीं जा रही है राइट, विक में से जा रही है, ठीक है। अब इसको भी हल्का सा नीचे लेंगे अपन, और इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट ट्रेंड लाइंस बन गए, ठीक है। तो ये आना जरूरी है ब्रेकआउट स्ट्रेट करने के लिए। जब ये आएगा अपने को, तभी अपने को समझेगा कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएंगे और ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। नहीं तो मान लो हम ट्रेंड लाइन ही गलत बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो ये थोड़ी सी गलत हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी अपने को क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ही कैंडल ऊपर है, तो ये अपने ट्रेड्स उससे मिस होते हैं। तो बेटर वे ऑफ ड्राइंग ट्रेंड लाइंस इज टू ड्रॉ इट ऑन अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ओपन करो, ये बनाओ, ये बनाओ, एंड देन इस पे
कैंडल स्टिक्स पे उसको रिफाइन करो अच्छे से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दो चार्ट में हमने देखा कि कैसे लाइन चार्ट हम बना सकते हैं, सॉरी ट्रेंड लाइंस कैसे बना सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ब्रेकआउट्स के लिए दूसरी चीज होती है 10 मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये हमारा, ये वाला नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। ठीक है, मैं ये सब बंद कर देता हूँ। और जिसके पास प्रीमियम नहीं होगा, जिसके पास ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड करने के ये नहीं रहेंगी इसमें ट्रेडिंग वे में, तो ये जो SMA बाय KGS है, ये अच्छा एक टूल है। इसमें कितने भी हम एक ही टूल के अंदर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ये बना देता है, तो इट्स अ बेटर टूल, एक अच्छा सा ये है। तो ये यूज करो SMA बाय KGS, और उसके सेटिंग्स में जाके जो जो चाहिए यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बंद किया इसको, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को बंद किया। सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे क्या है मेरा, 30, 50 और 200 मूविंग एवरेजेस है, और फर्स्ट पे 10 है, तो मैंने सबको बंद किया और बस अभी 10 के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब मूविंग एवरेजेस का कंसेप्ट थोड़ा सा हम सीखेंगे ब्रेकआउट्स के लिए। पहले तो ट्रेंड लाइन सीख लिए कि कैसे बनाना है। ओके, और पैटर्न्स कौन कौन से चलेंगे अपने कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स के टाइम पे, ये भी देखे हमने। तो ये चीजें एक्चुअल में बनेंगी। ठीक है, ये वाली अभी जैसे ये जो है फ्लैग एंड पोल थोड़ा सा बड़ा वाला है, ये अभी जो इसमें बना था बालाजी में। ठीक है, ये वाला, ये ऐसे टाइप में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बनाया था मैंने, लाइन चार्ट पर आकर उसको बनाया था, एंड देन उसको रिफाइन करके ऐसे था, एंड देन यहाँ पर उसका ब्रेकआउट था। ओके, और ये वैसे ही था कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, देन बहुत दिनों तक के साइडवेज, एंड देन वापस से ब्रेकआउट, एंड देन चांसेस आर वेरी हाई के अच्छा खासा ऊपर जा सकता है वैसे। तो ये ट्रेंड लाइंस था। अब मूविंग एवरेज का कंसेप्ट हम देखते हैं। मूविंग एवरेज जो है ना, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल क्या है, तुम्हारा एकदम प्राइस को इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगी वो भी फटाक से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट प्रीवियस जो एक्चुअल में जो प्रीवियस 10 डेज का डेटा है वो लेकर उस पर काम करता है, और जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है वो पुराने 10 डेज जो है, 10 डेज हो गए उसके बाद के जो 10 डेज रहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा तुमको प्राइस से ज्यादा पास में दिखेंगे। अगर प्राइस मान लो फटाक से ऊपर जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उसको एकदम पास में जाता होगा। ठीक है, तो अपने को जो है सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है, जो कि थोड़ा सा डीले के साथ चलता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मूविंग एवरेज कैसा काम करता है। मूविंग एवरेज क्या है कि तुम्हारा जब भी प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाएगा, जितना रैपिड मूव आएगा ना, उसमें जैसे भी मूव आएगा तो वो उसके साथ साथ मूविंग एवरेज भी ऊपर ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे। अगर ज्यादा रैपिड मूव आए तो ज्यादा जल्दी ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी स्लो स्लो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मूविंग एवरेज जो है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम पे ओपन कर लो आप लोग, आपको मूविंग एवरेज से 10 मूविंग एवरेज से दूर ज्यादा कोई प्राइस ज्यादा टाइम तक के दिखती नहीं है। ठीक है, ये जो है मूविंग एवरेज हमारा 10 मूविंग एवरेज जो है, कोई भी मूविंग एवरेज हो गया, लेकिन हम ब्रेकआउट्स में 10 यूज करेंगे इसलिए 10 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है ना मूविंग एवरेज हमारे मैग्नेट्स के जैसे काम करेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स के जैसे काम करेंगे। प्राइस जब भी इससे दूर जाएगा ना, ये मूविंग एवरेज से, ये जो मूविंग एवरेज है उसको उसके पास अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्राइस फिर से उसके पास आता ही है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर कर लो कि ये एक मैग्नेट्स के जैसे काम करते हैं मूविंग एवरेज। जब भी प्राइस ज्यादा दूर चला जाएगा तो उसके पास आने की ट्राई करेगा फिर से प्राइस। अब दो टाइप से प्राइस इसके पास आने का ट्राई करता है, एक तो टाइम स्पेंड करके, और एक प्राइस वाइज डायरेक्टली करेक्शन करके। इसका क्या मतलब है कि जब भी समझो कैंडल यहाँ पर है हमारी, ठीक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, 2 दिन अच्छा खासा रैली कर दिया स्टॉक ने। ठीक है, मूविंग एवरेज कहाँ बैठा है, यहाँ पर ही है अभी तक के। ठीक है, दूर है थोड़ा सा प्राइस से। अब पहली चीज, दो टाइप से करने वाला है ये अट्रैक्ट मूविंग एवरेज उसके पास, या तो प्राइस वाइज या तो टाइम वाइज। टाइम वाइज क्या होगा, टाइम वाइज करेक्शन इसको बोलते हैं हम, टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, मार्केट जो है ना यहाँ पर जो स्टॉक रैली किया है, वो इसी जोन में थोड़े दिन टाइम पास करेगा, यहीं पर कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे डेज स्पेंड होते हैं,
ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे उसके क्लोज आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। देन ये टाइम वाइज करेक्शन किया प्योर इसने, यहाँ पर ही इसी प्राइस पे टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, एंड देन मूविंग एवरेज के पास आ गया, अट्रैक्ट किया मूविंग एवरेज ने, देन उसके बाद ऊपर उसने नेक्स्ट मूव उसका स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया टाइम वाइज करेक्शन मूविंग एवरेज इसके केस में, और दूसरा होता है कौन सा, प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। अब प्राइस वाइज में क्या होगा, अभी ये हमारा समझो कैंडल्स है, अच्छा खासा रैली आया कोई स्टॉक में, अब मूविंग एवरेज यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है प्राइस से, बट ऑफ कोर्स दूर ही रहेगा क्योंकि रैपिड मूव था मार्केट में समझो। अब ये जब ऊपर जाएगा तो प्राइस टाइम वाइज में क्या किया था, उसी प्राइस रेंज में थोड़ा सा ऊपर नीचे वो 10 में आए तक के वेट किया था उसने, एंड देन वापस से कंटिन्यू किया था। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, प्राइस के करेक्शन में क्या करेगा कि यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे गिर जाएगा, देन नेक्स्ट डे गिर जाएगा, और ये मूविंग एवरेज उसके पास आ जाएगा ऐसे, एंड देन वापस से प्राइस ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, या फिर नीचे गिरना है तो नीचे गिरेगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट्स लेने के लिए, मूविंग एवरेजेस, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं, अभी ये चीज क्लियर कर लो कि टाइम और प्राइस करेक्शन करता है प्राइस जब भी 10 मूविंग एवरेज से दूर चला जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन चार्ट के बेसिस पर ही। अभी ये नवीन में ही दिख रहा है, ठीक है मेरे को, अभी ये मैंने वीकली चार्ट ही है ये कोई भी टाइम फ्रेम पे ऐसे ही चलेगा। ये देखो यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, देन क्या किया, यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन करके नीचे आया, 10 MA के पास आया, एंड देन अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर देखते हैं क्या करता है। यहाँ पर देखो ये अच्छी खासी रैली किया, देन यहाँ पे स्पेंड किया थोड़ा सा टाइम, एंड देन फॉल भी था, फिर 10 MA के पास आया, फिर ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऐसा ज्यादा दिन तक के तुमको जो है ना 10 MA से दूर कोई स्टॉक दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे TI इंडिया है, TI ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो है, इसने भी वही किया, यहाँ से जो रैली था इसका ये यहाँ तक के गया। अब मैं इसको अगर रिप्ले में यहाँ पे ले लूं, ठीक है, अब देखो ये इतना फास्ट रैली कर दिया। अब मूविंग एवरेज कहाँ पर है उसका, 10 मूविंग एवरेज बहुत नीचे, राइट, इतना बड़ा गैप है प्राइस और 10 मूविंग एवरेज के बीच में। तो इसको ये अपने को इतना कंफर्म रहे है कि ये इसको अट्रैक्ट करने वाला है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये जो भी मूविंग एवरेज से दूर जाएगा 10 मूविंग एवरेज से, तो ये या तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा या तो प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, ठीक है। तो अभी इस केस में देखो यहाँ पर था, अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ, क्या कर रहा है TI इंडिया, वहीं पर रुका हुआ है, राइट, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ से दूर हो गया था तो यही जोन में एक फंसा हुआ था, एंड देन रुक गया यहाँ पर। अब क्या करा, 10 MA को उसने टच कर दिया। अब इसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट मूव उसका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर उसने यहाँ पर आया, एंड देन फिर से अच्छा खासा रैली दिया यहाँ पर 6% का, एंड देन यहाँ पे 20% का, तो 26% रैली दिया। कब, लेकिन ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, ऊपर 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 ऊपर, जब भी 10 MA से दूर होगा उसको 10 MA के पास आना ही है हमेशा। यहाँ पर देखोगे ऊपर गया, 10 MA के पास आया, देन गया, यहाँ पे अच्छा खासा रैली किया, यहाँ पे 10 MA के पास आया, देन रैली किया, फिर बहुत दिनों तक के होल्ड किया यहाँ पर, देन ऊपर गया। तो कंसेप्ट ये है इस चीज का मूविंग एवरेज का, कि जब भी एक तो हमारा ट्रेंड एनालिसिस के काम आता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और दूसरा ब्रेकआउट्स के टाइम पे ये ऐसे काम करते हैं हम कि 10 MA से जब भी दूर आ जाएगा प्राइस उसके पास अट्रैक्ट करेगा 10 MA उसको, ठीक है। तो होप ये क्लियर है 10 MA जो हमने सीखा। तो ब्रेकआउट्स जब देखेंगे ना तब अपने को ये क्लियर होगा कि भाई क्या चीज है, क्यों 10 MA पड़ा रहे यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन करता है 10 MA, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन ब्रेकआउट्स के पास। अब वीकली रहने दो या फिर डेली रहने दो, कभी भी रहने दो, कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है तो अपने को रूल अपने सेट करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके रूल्स अगर नहीं है तो वो स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एंट्री के रूल्स ही नहीं है कि भाई ब्रेकआउट होगा तो ये रूल्स है तो ही मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये रूल बुक ही नहीं है आपके पास तो तुमको हर एक ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी बुरा रहने दो, वो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रूल्स नहीं है कि भाई ये सेटिस्फाइड होते हैं, रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होता है, 2 3 4 जितने भी रूल्स आपने बनाए हो, तो ये जब चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी मैं उसमें एंट्री लूंगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट के लिए 3 रूल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, तुम्हारा जो कैंडल बनी है ब्रेकआउट की कैंडल,
अब ये देखने से पहले, रूल देखने के पहले, अगर ये 10 पे 1 डे पे अगर अपन देख रहे हैं, ठीक है, ये इतना बना हुआ था समझो, ये अवॉइड करो, अभी वीकली का है इसलिए। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था मेरा, मेरे को मालूम है यहाँ से ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया था, राइट। ये क्या किया था इसने, रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ से एक रैली किया, देन उसी जोन में फंसा रहा, एंड देन ब्रेकआउट दिया। ये क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कहाँ देखे अपन ने, अभी देखा, राइट, स्टार्ट में सबसे पहले वही देखे अपन ने कि भाई ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये वाला ऊपर गया, देन एक जोन में फंसा रहा, इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, तो ये इसने वही बनाया यहाँ पर, ठीक है। एक रैली दिया यहाँ से ऊपर अच्छी खासी वीकली टाइम फ्रेम पे, देन उसमें फंसा रहा, एंड देन ब्रेकआउट करके अच्छा खासा ऊपर गया है, राइट। ये कितना परसेंट गया ये ऊपर, 50% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको पकड़ेंगे कैसे अपन, वीकली पे मैं यूजुअली क्या करता हूँ, एनालिसिस तो मैन्युअली करता हूँ सब कुछ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर रहता है निफ्टी 500 की लिस्ट, निफ्टी 500 की लिस्ट में से सब मैन्युअली वीकेंड्स पे देखते रहता हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता है। तो अब ये जो है यहाँ पर ऊपर गया, देन यहाँ पे होल्ड किया। अब इसको डेली पे मैं ब्रेकआउट्स, यूजुअली मैं वीकली पे ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं उसको वीकली पे एनालिसिस करके डेली पे स्विच करके ट्रेड करता हूँ। अब ये परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। अब पहली बात, जब भी प्राइस यहाँ पर होंगी, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है यहाँ पर कभी भी अपनी क्यों न्यू एंट्री नहीं बनानी है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब क्या, तुम अगर ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो कैंडल ऐसी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ गई, ठीक है, अच्छा खासा उसने बाहर क्लोजिंग दिया है ये ट्रेंड लाइन से, ये ब्रेकआउट हो गया। समझो ये रेजिस्टेंस जोन है जैसे इसमें बना हुआ है, यहाँ पर अगर प्राइस बस यहाँ पर ही आके वापस से रुक जा रहा है, तो गड़बड़ी करके अपने को यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी अपनी, ठीक है। एंट्रीज हमेशा ऐसे जब ब्रेकआउट आ जाएगा अच्छा खासा, तब अपने को डे एंड के टाइम पे, ठीक है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सुबह मार्केट जब खुलता है अच्छा खासा रैली आता है स्टॉक में, देन टुवर्ड्स द एंड वापस से नीचे आके यहाँ पर ऐसा इन्वर्टेड हैमर बना के क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो अपने को वैसे गलती नहीं करनी है कि मार्केट आज में सुबह में ही अरे ब्रेकआउट आया करके फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती करे तो अपनी एंट्री यहाँ पर हो जाएंगी, एंड देन ये पूरा नीचे आएगा, नेक्स्ट डे ही वो अपना स्टॉप लॉस ले लेगा। तो अपने को ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट आज के टाइम पे सुबह या फिर मिड मिड आवर्स में 11-12 बजे कभी भी एंट्रीज नहीं लेने अपने को, ठीक है। कब लेना एंट्री, 3:25 को अगर यहाँ पर अच्छा खासा क्लोजिंग आ रहा है तब यहाँ पर एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस जो भी रहेगा स्टॉप लॉस रखो, एंड देन उसमें बन जाओ ट्रेड में, ठीक है। तो ये एंट्री सही है, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, जो कि अगर 10-11 बजे ही ऊपर आ गया, कोई बोल रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो अपने को लेना नहीं है वैसी एंट्रीज, ठीक है। वैसी गलती नहीं करना है, अपना हार्ड अर्न्ड मनी है हम मार्केट में लगा रहे हैं। हाँ, अगर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो ऐसे करो, अगर हार्ड अर्न्ड मनी है और उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा है यहाँ पर, हमारा कैपिटल हमको सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर फॉलो करना है और एंट्रीज लेना है। तो जब रनिंग रहता है मार्केट सुबह या फिर 12-1 बजे, तब ये एंट्रीज नहीं लेने हैं। ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा, जब हमारा 320, 325, 315 बोल दो, उस टाइम पे जब भी कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग है, तभी हमको ब्रेकआउट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो वहां पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो एंट्री थी ये गलत एंट्री थी, यहाँ पर नहीं लेना है अपने को। यहाँ पर जब प्राइस ऊपर आ रहा है अपने को होप आती है कि होप ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, कि भाई नहीं जाएगा ऊपर, जाएगा जाएगा ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा रैली किया, कितना परसेंट का है ये, 2% का था, तो शायद से 4-5% हुआ होगा यहाँ तक के, तो ऐसा लगता है नहीं अपर सर्किट मारेगा, बहुत जल्दी जल्दी ख्याल आने लगते हैं अपने को, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है अपने को, नहीं तो पैसा मार्केट से लूज होते जाएगा अपना। तो अब इस केस में रूल्स हम देखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एंट्रीज नहीं लेने हैं। ये जब ऐसे आएगा प्राइस या फिर दिन के टाइम पे सुबह भाग रहा है तब नहीं लेना है, नहीं तो ये ऊपर जाएगा देन नीचे आके अपने को बर्बाद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आए अपन या लेस में, तो रूल नंबर 1 क्या है अपना ब्रेकआउट्स के लिए, कैंडल, कैंडल जो है ना ग्रीन कलर की, ये बुलिश होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कैंडल स्टिक, हाँ, ऐसी डोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, देन ये डोजी हो गया, ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन से कैंडल्स अच्छे रहेंगे, जो कि
पूरी मारी बुजो है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, थोड़ी सी विक चल जाती है ऊपर नीचे, ऐसी बॉडी उसकी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रीन कैंडल की। और दूसरी चीज, ऊपर से ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने क्या किया, प्राइस को ऊपर खींचा एक टाइम पे, दिन में से कभी भी हो सकता है वो, एंड देन ऊपर सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, प्राइस को फिर से नीचे लेकर आए, क्योंकि यार सेलर्स है तो ये ब्रेकआउट लेके फायदा नहीं है। अगर तुम एंट्री ले भी लिए यहाँ पर, तो कल हो सकता है वापस से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर सेलर्स मिलेंगे, फिर नीचे गिर जाएगा, एंड देन हमारा स्टॉप लॉस ले लेंगे यहाँ पर वो। तो ये विक्स वाले एंट्रीज हमको अवॉइड करने हैं, डोजीज अपने को अवॉइड करने हैं। डोजी क्या है, न्यूट्रल कैंडल है, ना बायर्स है ना सेलर्स है। तो ये साइकोलॉजी है, अगर ब्रेकआउट के टाइम पे बायर्स अपने को अच्छे खासे दिख रहे तभी हम उसमें ट्रेड लेंगे और तभी उसमें मूवमेंट आएगा मार्केट में, ठीक है, नहीं तो फिर वो चांसेस ऑफ एरिया है कि वो फेल हो जाएगा। तो ये जब आएगा तो सबसे पहले अपने को देखना है कैंडल, कैंडल की बॉडी अच्छी खासी है, बुलिश कैंडल है अच्छी खासी, ठीक है। ऐसे वीक वाले डोजी वाले अवॉइड करना है, वीक कैंडल्स बोलते हैं इसको, वीक रहते हैं थोड़े से। सेकंड हमारा है, कैंडल के बाद आता है मूविंग एवरेज, ठीक है, कौन सा वाला, 10, जो अभी अपन ने देखे। अब इसका क्या काम है कि जब भी ब्रेकआउट आने वाला होगा ना, अभी समझो यहाँ पर है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, तो समझो अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ से अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, एंड देन यहीं से ग्रीन 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 बना के यहाँ से ही ब्रेकआउट दे दिया उसने, ठीक है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स हमको अवॉइड करने, क्यों, क्योंकि ये जब ग्रीन ग्रीन 2-3 दिन कैंडल्स बनाएगा ना, तो मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाएगा प्राइस। अगर मूविंग एवरेज ऐसा है तो मूविंग एवरेज यहाँ रहेगा, प्राइस यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो ये चीज अपने को अवॉइड करनी है कि मूविंग एवरेज से दूर नहीं चाहिए प्राइस, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अभी अपन ने देखा कि या तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा या फिर प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, राइट राइट। वो जॉनी लीवर बोलता है रिक्स नहीं लेना है अपने को, तो बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस, चांसेस ऑफ वेरी हाई कि या तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा तो वेल एंड गुड, अपना स्टॉप लॉस सेफ रहेगा जहां पे भी लगाएंगे। लेकिन व्हाट इफ के प्राइस वाइज करेक्शन करे, फिर से गिर जाए धड़ाम करके 1-2 दिन में, तो ये रिस्क है, राइट, अपने लिए। अपना इतना हार्ड अर्न बनी हम, अगर मैं तो जॉब करता हूँ, आप लोग भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, तो एक महीना हम इतना काम करते हैं सैलरी आने के लिए, और समझो अपने को उस सैलरी में से 10,000 मार्केट में लगाना है, तो तुम क्यों ऐसे करोगे कि भाई 10,000 ऐसे ही थोड़ी मिले तुमको सट्टे में, तुम तो हार्ड अर्न मनी है, राइट। तो ये चीजें इसलिए अवॉइड करना है अपने को कि भाई जब भी थोड़ा भी एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो अपने को ब्रेकआउट नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक से हर दिन ब्रेकआउट्स आते हैं, अगले हफ्ते मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन जो 10,000 तुमने आज लगाए गलत स्टॉक में, वो अगर 8,000 होता है, 7,000 होता है, तो फिर वो 3,000 तुमको कोई वापस देगा नहीं, ठीक है। तो इतना समझ लो, अपना जो कैपिटल है वो सेफ रखना, ठीक है। ये सेफ रखना अपने को सबसे बड़ा एक टास्क है अपने लिए। सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी दो ही है, जो पैसा बनाता है मार्केट से और जो पैसा नहीं देता है मार्केट को। मतलब आज उसने 10,000 से ट्रेडिंग चालू किया, तो 6 महीने के बाद अगर उसके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो भी वो सक्सेसफुल ट्रेडर है, ठीक है। क्योंकि 99% ऑफ टाइम मार्केट में पैसा लूज कर रही है पब्लिक, राइट। हम उसमें से 1% में से कि भाई हमने 10,000 लाए थे, 6 महीने के बाद भी हम 10,000 ही लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। जो बर्बाद कौन है, जो कि 10 के 8 किया, 10 के 7 किया, ठीक है। क्योंकि 3,000 रुपए वैल्यू किसी के लिए है हाई, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए 3 लाख के बराबर है, किसी के लिए 30,000 है, किसी के लिए 3 रुपए। तो वो सबका रिस्क एपेटाइट रहता है, वो बात अलग है। लेकिन जो पैसा कमाए अपन ने इतनी मेहनत से, उसको मार्केट में देना नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये सीख के आना है, मेंटेलिटी एकदम स्ट्रांग रखनी है। तो ऐसे जब रूल्स हमारे सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, कि ये ऐसी कैंडल बनी फिर भी हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, ऐसी कैंडल बनी फिर भी ब्रेकआउट ले रहे हैं, तो तुम बर्बाद हो। मतलब बर्बाद मतलब नहीं होना चाहिए किसी ने, बट वही गलती फिर आप बार बार करोगे। 10 का 6 होगा, 10 का 7 होगा, 10 का 8, फिर 4-3, ऐसे होते होते अकाउंट नील होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आज नहीं, आज से 10 ट्रेड्स के बाद तुम गलत ट्रेड्स लोगे ब्रेकआउट्स के, तो चांसेस आर वेरी हाई। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेड में नहीं होगा, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो। लेकिन ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप लॉस में ही रहोगे। तो अपने को रूल्स, कोई भी ट्रेडिंग रहने दो,
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रहने दो, बॉटम फिशिंग रहने दो, या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग रहने दो, या फिर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग रहने दो, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है, राइट? तो कोई भी स्ट्रेटेजी तुम फॉलो करोगे उसके रूल्स बनाओ। रूल्स कैसे बनेंगे? जब आप जर्नल मेंटेन करते हो ना, कोई भी ट्रेड लेते हो, तो फेल हुई, सक्सेस हुई, क्या क्या था उसमें, क्या नहीं था, वो सब लिखोगे, तो आपको एक महीने के बाद समझेगा मैंने 10 ट्रेड लिया था, उसमें ये चीजें कॉमन थी, सक्सेसफुल रहे। 10 ट्रेड लिया था, 3 ट्रेड अनसक्सेसफुल थे, क्यों? क्योंकि इसमें ये चीजें कॉमन थी। तो हम उससे एक एनालिसिस लगाते हैं कि भाई ये जब भी हो रहा है मार्केट में, तब हम लॉस में जा रहे हैं, ये जब भी हो रहा है तब हम सक्सेस में जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है रूल बुक से हमारी, कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, जो एक ये रहता है कंसिस्टेंसी, ये इंप्रूव होती है मार्केट में, ठीक है? तो बैक टू मूविंग एवरेज 10। तो जब भी सेकेंड रूल है, मूविंग एवरेज से जब भी प्राइस दूर चला गया होगा, हम उसमें ब्रेकआउट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन करा तो ठीक है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन करा तो ठीक है, यहाँ पर आके फिर चले जाएगा ऊपर। लेकिन प्राइस वाइज करेगा तो स्टॉप लॉस हमारे हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और मैं यूजुअली स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करता हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैपिटल अपना है, हार्ड अर्न मनी है, तो उसके लिए। तो जब भी मूविंग एवरेज से, यस, कर रहा हूँ। तो जब भी हम मूविंग एवरेज से दूर रहेंगी ट्रेड 10 से, तब भी हमारी ट्रेड नहीं होंगी, ठीक है? ये कैंडल्स जब बनेंगे, वीक कैंडल्स, ये जब बनेगी, नहीं लेंगे। जब अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, मूविंग एवरेज से पास में है। अब मूविंग एवरेज के पास में रहना और दूर रहना, इससे क्या मतलब है? कि जब प्राइस, समझो अभी ये वापस से एक चार्ट है, अब यहाँ पर प्राइस आया, 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 देन यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट किया, ठीक है, एक आधा दिन, एक दो दिन ऐसा हॉल्ट किया, या फिर यहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट दिया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मूविंग एवरेज आ रहा है ना, तो ये जब कंसोलिडेट करता है ना प्राइस, तो ये पास में आ जाता है मूविंग एवरेज उसके, ठीक है? और जब इससे ब्रेकआउट आता है ना, तब हमको ब्रेकआउट लेना है। तो इसमें मेन चीज क्या है, कि ब्रेकआउट से पहले हमको कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज उसके पास में आ जाएगा, और जब फिर वो ऊपर जाने लगेगा तो अपने को जल्दी जल्दी रिटर्न्स अपने मिलते रहेंगे, ठीक है? तो इसका ये चीज है कि जब भी ब्रेकआउट आ रहा है, उसके पहले हमको थोड़ा सा मार्केट में हॉल्ट चाहिए, यहाँ पर रुका हुआ, ठीक है? तो ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज है वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम जो है, ये एक ही चीज है शेयर मार्केट में जो कि बताती है कि कितने लोग इसमें, ये स्टॉक में इंटरेस्टेड है, ठीक है? अब अपन रिटेलर है, अपन 10,000 20,000 के ज्यादा खरीदते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख 2 लाख, ठीक है? हमारे इससे वॉल्यूम नहीं आता है, ना प्राइस में मूवमेंट आता है, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल वो पेनी स्टॉक है 1-2 रुपए का। लेकिन जब निफ्टी 50 के स्टॉक से, निफ्टी 500 के स्टॉक से, मार्केट कैप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, तो हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हमारे इससे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है? ना प्राइस में मूवमेंट आता है, ना वॉल्यूम में मूवमेंट आता है। अब ये जब भी होगा ना, वॉल्यूम जब भी रहेगा, तभी वो ट्रेड, उसमें लोग मतलब इंटरेस्टेड है, कि भाई ये लोग इंटरेस्टेड है कि ये वाले स्टॉक के ब्रेकआउट में। तो वॉल्यूम जब भी आएगा, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए अपने को, ठीक है? तो ये जो वॉल्यूम है ना, ग्रीन रहेगा, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड रहा तो रेड ही बनेगा, बड़ा फोकस। लेकिन एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए अपने को, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम लो वॉल्यूम है, एकदम छोटा सा वॉल्यूम की कैंडल है, तो वो भी, ठीक है? अब ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये वॉल्यूम अगर सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेक्टर अच्छा लग रहा है, निफ्टी अच्छा लग रहा है, स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें सॉरी, तो हम उसमें थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? कब? अगर वॉल्यूम थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है, तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तब भी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैंडल थोड़ी सी भी ऐसी बनी तो ट्रेड नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज 10 से अगर स्टॉक का प्राइस ज्यादा दूर है, तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये दो कंपलसरी है अपने लिए, ठीक है? मूविंग एवरेज 10 और कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बुलिश, आप अगर गूगल पे डाल दोगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको समझेगा। हैमर रहती है फिर ये, बट ब्रेकआउट में यूजुअली ऐसे ही कैंडल्स बनेंगे, ये बॉडी जिसकी बड़ी रहेंगी, ठीक है?
क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सारे लोग ये पैटर्न्स ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अपने को क्या करना है, ये दो चीजें कंफर्म देखना ही है, कैंडल कैसी है, मूविंग एवरेज 10 से दूर तो नहीं है प्राइस, ठीक है, और वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम अगर नहीं रहा फिर भी दिल कर रहा है ले लेने का तो ले लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं बनी कैंडल सही से, मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर है, फिर आप ले रहे हो तो बहुत गलत बात है। 100% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और स्टॉप लॉस के बिना अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो मतलब क्या ही बोलने का, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के। तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखो सबसे पहले, और देन वैसे ही ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि जितना कैपिटल है उतना लगा दो एक ही ट्रेड के पीछे विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये दो चीजें हमको देखनी है। अभी यही चीजें मॉल टीके पैक जो है वो वाले स्टॉक में परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है सेटअप। अब देखो, हम देखते हैं टीआई इंडिया में। अब टीआई इंडिया में मैंने क्या किया, वीकली पे ये बनाया, बुलिश पैटर्न दिख रहा है अपने, राइट, एक अप रैली आई यहाँ पर, अप ट्रेंड चला अच्छा खासे दिन। वाह, ये क्या हो गया, ठीक है, ये अच्छा खासा दिन अप रैली चली यहाँ पे, एंड देन प्राइस ने क्या किया, रेक्टेंगल पैटर्न बनाया यहाँ पर। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल और कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न जो रेक्टेंगल है ये इस चीज का पार्ट है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ कि जितना इसका ये वाला लेग रहता है यहाँ से यहाँ तक का, ऑलमोस्ट यहाँ या फिर यहाँ यहाँ तक के जो रहता है इसका लेग, यहाँ से उठा के इसको ऊपर पटकना है यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद, तो उसके उतने टारगेट्स रहते हैं जो कि इसने अचीव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफ द टॉपिक था, लेकिन अभी यहाँ पर ये मैंने बना दिया, ठीक है। अभी अपने को क्लियर है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने जोन बनाया हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ पर लाइन चार्ट पे इतनी अच्छी नहीं बनती है क्योंकि ये ऐसे रहता है, ठीक है, ये जोन ये ऐसा कुछ तो बनेगा, एक्सपांडिंग चैनल ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इस पे देखते हैं अपन, तो ये वाला चीज है, ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा इसमें एनगल्फ कर रहा है, तो ये सही से नहीं बना है ये वाला जो चीज बनाया है अपन ने। तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा कि कहाँ पे क्या बनाना है, तो मैंने यहाँ पर यही बनाया था क्योंकि मेरे को मालूम था ये यही बना रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो जोन था इसका रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है, अपने को मालूम था ये। अब इसको क्या किया अपन ने, इसको डेली टाइम फ्रेम पर आए। मैं यूजुअली ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, वीकली पे एनालिसिस करता हूँ और डेली क्लोजिंग के टाइम पे एंट्रीज ले लेता हूँ, क्योंकि वीकली का वेट करते बैठे तो यहाँ पर अगर देखोगे 14% ऑलरेडी आ गया यहाँ पर बहुत ऊपर। वो तो अच्छा है कि प्राइस ने और मूव कर दिया ऊपर, लेकिन यहाँ पर आ गया जब प्राइस, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के मतलब नहीं, इसलिए डेली पे एंट्रीज लेना है, वीकली पे एनालिसिस मैं करता हूँ, ठीक है। मेरी बता रहा हूँ, आप जैसा करना है आप करो, लेकिन ब्रेकआउट सीख रहे हैं तो ब्रेकआउट्स ही देखो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने को पता है, राइट, ये एक जोन है इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से देखो इसने क्या किया, रैली किया ऊपर, अप मूव किया। अब जब ये यहाँ पर आया ना, ये वाले जोन पर जब आया, तो ये ब्रेकआउट नहीं है, पहले अपन ने ये चेक करा, राइट, ये ब्रेकआउट नहीं है, इतनी सी कैंडल थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग, यहाँ कभी भी एंट्री नहीं करना है अपने को, बिग नो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आया, देन अपन ने क्या देखे, दो चीजें देखे, राइट, ब्रेकआउट, अभी अभी यही देखो, ये वाला इसका ब्रेकआउट है, राइट, ये 10, ये जो डे पे हुआ था 6 जुलाई पे, ये प्रॉपर ब्रेकआउट है उसका, ठीक है। अब ब्रेकआउट में क्या देखा था अपन ने, तीन चीजें। अब तीन चीजें में सबसे पहला क्या था रूल, कि कैंडल बुलिश चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइड। सेकेंड रूल क्या था, मूविंग एवरेज से दूर नहीं चाहिए, ठीक है, ये किधर है मूविंग एवरेज, इसके बहुत पास में। दूसरा रूल सेटिस्फाइड। थर्ड रूल क्या है, जो कि थोड़ा सा एडजस्टेबल है, सॉरी। तो थर्ड रूल क्या है, ये जो एवरेज है वॉल्यूम का, ये कैसा आता है, वॉल्यूम जब ओपन करोगे आप, तो ये इसमें वॉल्यूम मूविंग एवरेज रहता है, ठीक है, इसको टिक अनटिक करोगे तो ये एवरेज निकल जाता है, टिक करोगे तो एवरेज फिर से आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जो रीसेंट एवरेजेस है ना उसके, तो उसके बेसिस पे काम करता है। अब जो अपना थर्ड रूल था क्या था, ये कैंडल का वॉल्यूम, ये दिख रहा है वॉल्यूम एवरेज से अच्छा खासा है, रिसेंट देखेंगे तो ये वॉल्यूम एवरेज से अच्छा खासा ग्रीन में है। तो तीनों रूल्स अपने इसमें क्या है, सेटिस्फाइड, ठीक है। चुपचाप यहाँ पे डे एंड पे एंट्री लो, यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है, 1880 पे मिल रहा है, अरे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल भी नहीं करना है वैसा, ठीक है। अपनी चुपचाप एंट्री डे एंड पे लो, थोड़ा सा हाई प्राइस मिलेगा बट कंफर्म ट्रेड रहेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक के गया फिर वापस से सेलिंग प्रेशर ने आपको लुटा दिया। तो ये गलती नहीं करना है, स्टार्ट में होंगे बट ऑफ कोर्स
क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है, अपने को ग्रीड है, अपने को फोमो है, अपने को बहुत सी तकलीफ है, घर में झगड़े होते हैं अपने, सब कुछ है। तो ये चीजें होंगी, साइकोलॉजी अपने ट्रेडिंग पे अफेक्ट करेगा पक्का। लेकिन एंट्री अपने को 325 के अराउंड लेनी है ब्रेकआउट्स की, यहाँ पर एंट्री ले लो, इसके आसपास स्टॉप लॉस रख दो, ये 10 एवरेज के पास, इसके पास, जहां पर भी आपको बेटर लगता है आपकी स्ट्रेटेजी से, एंड देन उसको चलने दो। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ, एंड देन अच्छा खासा ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं अपन, नवीन फ्लोर। नवीन फ्लोरिन कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है। वीकली, वीकली में ये चार्ट हमारा बन गया था, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल था जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्यों? क्योंकि ये रैली आया, देन असेंडिंग ट्रायंगल, देन वापस से ब्रेकआउट आया। अब इस केस में डेली पे अपन देखते हैं अपने रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या नहीं। अब यहाँ पर अगर तुम देखो ना, ये वाली कैंडल देखो, 11% की कैंडल दिया इसने तुरंत, ठीक है। अब ये जब इतनी बड़ी कैंडल दिया, अब ये जो सेकंड कैंडल है उसकी, और जूम करता हूँ, यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट अपने को मिला ही नहीं, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो अपन ने क्या देखे, ये वीक इतने बड़े नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो वीक है, ये वीक जो आई है, इसमें प्राइस ऊपर गया, हाँ, अगर क्लोजिंग यहाँ पर इसकी हो जाती थी, अगर ये ऐसी क्लोजिंग रहती थी तो कैसा सिनेरियो होता था वो देखते अपन, ठीक है। पहले ये ऐसी क्लोजिंग हो गई समझो यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर एंट्री लेते क्या? सबसे पहले कैंडल देखते हैं, कैंडल परफेक्ट है, ठीक है। कैंडल कैसी है? परफेक्ट है, समझो ग्रीन बनी थी इतनी, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है अपना, 10 से ज्यादा दूर नहीं चाहिए। ये 10 से दिख रहा है, कितने दूर है ये? यहाँ पर है, और ये इतने दूर 10 है इसका, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, मूविंग एवरेज का अपना सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। वॉल्यूम तो स्टिल एडजस्टेबल, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज का रूल हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये ट्रेड नहीं बनी अपनी, ठीक है। अगर कब, अगर ये सिनेरियो ऐसे होता तो, लेकिन यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट ही सही से नहीं दिया, फिर वापस से छोटी सी कैंडल, देन छोटी, देन छोटी, देन गिरा, 10 के पास आया, देन थोड़ा ऊपर गया, देन यहीं पर टाइम स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो ये क्लियर ब्रेकआउट नहीं था इस केस में। अगर इसमें गड़बड़ी करके अपन ये कैंडल पे एंट्री लेते या फिर ये कैंडल पे एंट्री लेते, तो फिर अटक के बैठते। 29 जुलाई से आज क्या चल रहा, 9 सितंबर, ठीक है। तो कुछ भी मूव नहीं आया, वो उसी के इसमें फिर रहा है अच्छा खासा उसी जोन में। तो इसके लिए ये रूल बुक बनाना जरूरी है कि भाई कब मैं एंट्रीज लूंगा और कब नहीं लूंगा, ठीक है। अब और एक कोई तो स्टॉक देख लेते हैं जिसमें अच्छा खासा एंट्री आया हो। अभी अपना आया था अच्छा खासा एंट्री सिरका में, ठीक है। अब सिरका को देखो क्या किया था, ठीक है। ये वाला निकाल देता हूँ मैं, सभी निकाल देता, एक काम करता हूँ। अब यहाँ पर, अब मुझे, अगर यहाँ पर जिस दिन प्राइस था तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भैया यहाँ पर अच्छा खासा एक जो ये बनाया था फ्लैग एंड पोल टाइप में एक पैटर्न बन रहा है। ट्रेंड लाइन उठाएंगे, लाइन चार्ट खोलेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, अरे क्या हो गया है, ठीक है। ये ऐसे एक पॉइंट बना देंगे, स्ट्रेच करेंगे थोड़ा क्लैरिटी के लिए, वापस से ट्रेंड लाइन नीचे से एक बनाएंगे ये वाली, ठीक है। अब ये जब ट्रेंड लाइंस बन गए, इसको इस पे आएंगे लाइन बार चार्ट पे, और इसको ये देखो, ये थोड़ा सा इसमें पियर्सिंग कर दिया इसने, तो हल्का सा ऊपर ले लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, एंड देन नीचे वाला भी इसके सेक बन गई इधर, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब ये परफेक्ट बन गया था, ओके। अब इसको डेली पे अपन वॉच करते हैं कि क्या कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, जब भी ब्रेकआउट आएगा अपन अपने चीजें लगाएंगे इस पे, ठीक है। ये अपन क्या करेंगे, कब करेंगे ये सब चीजें, कब करना है, मार्केट के आवर में नहीं करना है, ठीक है। ये वीकेंड पे ऑलरेडी अपने एनालिसिस हो चुके होंगे कि भाई इसने बुलिश पैटर्न बनाया है, ऊपर गया, देन सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप बनाया है, तो अच्छा खासा हम इसको वॉच करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया सिर का, तो यहाँ पर उठ के तुरंत एनालिसिस चालू कर दिया और सब कुछ स्टार्ट कर दिया, वो गलत है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है, अपना प्लान, ट्रेडिंग प्लान जो है पहले से चाहिए अपने पास, कि भाई ये ऐसा बन रहा है, अपने को ये सब करना है इसमें, ठीक है। तो अभी डेली पे अपन आते हैं, तो डेली पे देखेंगे, जब भी ब्रेकआउट आएगा तभी देखेंगे, अभी देखकर मतलब नहीं है। हाँ, ये कितनी अच्छी कैंडल है देखो, ये वाली कैंडल की बात कर रहा था मैं, ठीक है। अभी वापस से, अभी मान लो कि अपने को होता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, के अच्छी खासी ट्रेड कोई दिख रही है और मैं लेना चाहता हूँ और गड़बड़ी से ले लिया, तो क्या कर दिया अपन ने इसमें,
कि जब प्राइस यहाँ पे चले गया था, अपने को लग रहा है अरे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बाय बाय बाय, 540 पे बाय कर दिया समझो। क्या आ गया टुवर्ड्स द एंड, 500 रुपये पे आ गया, 40 रुपए का लॉस है तुमको, ठीक है। तो इसके लिए ये गड़बड़ी नहीं करनी है अपने को, ठीक है, कि मिड मिड वे में कभी भी एंट्री नहीं बनानी है, उसको कंप्लीट होने देना है, यहाँ पे क्लोजिंग करनी देनी है ब्रेकआउट्स के केस में, एंड देन ही उसके बाद उसका ट्रेडिंग करनी है। नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा अपने साथ, ठीक ठीक है। एक ही दिन में मतलब लिए बराबर लॉस ही दिख रहा तुमको, मतलब खत्म। हाँ देखो अभी, अभी ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है इसमें 548 के आसपास, ठीक है। अब इसमें अपने रूल्स देखो क्या क्या है। कैंडल्स, कैंडल परफेक्ट है, ठीक है, वॉल्यूम परफेक्ट है, मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब इसमें एंट्री ले लिया अपन ने 550 के आसपास, जो कि मैंने खुद ने लिया था। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब 550 के आसपास मैंने एंट्री लिया, अब इसने क्या किया, टाइम पास किया, ये नो डाउट, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज लेंगे कल 10% दे देगा। स्विंग ट्रेडिंग बोलते ही उसको है, जो कि 4 से 8 हफ्ते की चलती है, ठीक है, 1 से 2 महीना मतलब। उससे पहले भी आ सकता है रिजल्ट, उसके बाद भी आ सकता है रिजल्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 1 से 2 महीने में ऑलमोस्ट सब टारगेट्स अपने अचीव होने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते तो सिर का भी सक्सेसफुल ट्रेड अपनी निकलती, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर रखते हम ये वाले लाइन के नीचे एंड देन 10 मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमारा कभी इसने स्टॉप लॉस लिया नहीं और अच्छा खासा इसने रिटर्न्स दे दिया। तो ये क्लियर है ब्रेकआउट्स कैसे लेना है, मुझे चैट में बताओ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जो कि पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी है मेरी, तो उस पर भी चेक करते हैं। करंट वीक में आप कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट के लिए वॉच कर रहे हो? अभी देखो मैं सैटरडे और संडे को एनालिसिस के लिए बैठता हूँ, तो अभी जब भी मुझे मिलेगा तो मैं अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो अभी तो ऐसे, अभी तक के तो क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो दिन भर अपने को टाइम नहीं मिलता है, तो वीकेंड्स पे ही बैठता हूँ यूजुअली, और निफ्टी 500 देखता हूँ और मेरे जो स्कैनर्स है वो देखता हूँ। चलो गुड, क्या आप लोगों को समझ में आया है? ओके, चार्ट बता दिया अपन ने कैसे। नदाफ जी का क्वेश्चन था कि कैन यू प्लीज शो ऑन चार्ट हाउ टू चेक वॉल्यूम ऑफ ब्रेकआउट, ये देख लिया अपन ने। करंट वीक का मैं बताता हूँ आपको जब भी मिलेगा। कैसे सिरका का टारगेट कैसे लग रहा है, सिरका का नेक्स्ट टारगेट। अब देखो जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट का ही है तो मैं बता ही देता हूँ। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सिरका ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसके टारगेट्स कैसे सेट करते हैं, वो एक सबके लिए कंसर्न होता है, राइट। तो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पर जाना है, पीवर्ट्स ट्रेडिशनल ऑन कर देना है, ठीक है। पीवर्ट्स ट्रेडिशनल क्या है, इंडिकेटर है, यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर पीवर्ट्स ट्रेडिशनल डाल दोगे तो पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड रहता है यहाँ पर, सॉरी। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जब सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, इसके सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को, जैसा है वैसे ही रखना है ये सबको, और ओके कर देना है, मतलब वो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अपने जो वीकली वीकली पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये जो लेवल्स है ना इसके, ये वीकली पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो इसका नेक्स्ट लेवल जब ये ब्रेकआउट ही हुआ था तो मैंने बताया था कि 685 के आसपास का है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक क्या है, 650 अभी जाने के चांसेस है। ऐसे नहीं है कि फटाफट ऊपर ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम पास करेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 MA से बहुत दूर चला गया, राइट। अभी फिलहाल के लिए ये देखो डेली पे 10 MA से दूर चला गया है, तो वो या तो प्राइस वाइज करेक्शन करके आएगा या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस से चला जाएगा ऊपर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटर ये रहता है कि जब इतना अच्छा रिटर्न मिल गया है, 13-15% रिटर्न, अगर यहाँ पे 550 के आसपास लेते हैं एंट्री, तो अच्छा खासा रिटर्न, तो थोड़ा बहुत बुक करके वेट करो और नेक्स्ट टारगेट्स का। तो ये पिवट्स यूज करो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये R1 R2 R3 R4, पिवट मतलब सेंटर पॉइंट रहता है, उसके नीचे स्टॉक बुलिश बेरिश रहता है, ऊपर बुलिश रहता है। नीचे जब आएगा तो ये सपोर्ट्स रहते हैं उसके, S1 S2 नीचे गिरते रहेगा तो ये सब सपोर्ट के काम करते हैं। जैसे यहाँ पर गिरा, यहाँ से गिरा इतना बुरा, तो S1 पे आके सपोर्ट लिया, देन वापस से ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा था तो R1 पे रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर R1 पे स्टार्ट कर दिया। तो वीकली इज गुड, वीकली पे ये जो पिवट्स बनते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं अपने, तो वो हिसाब से हम यहाँ पे हमारा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस क्या है आपके?
भाई जब बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद रेड कैंडल एक्सपेक्टेड रहती है क्या? देखो रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है या नहीं वो तो बोल नहीं सकते, वो जब बनेगी तभी समझेगा अपने को। लेकिन अपने को इतना पता है कि जब मूविंग एवरेज से दूर चला गया ना प्राइस तो वो उसके पास आएगा, ठीक है, ये क्लियर रख दो तुम। तो या तो वो यहाँ पर टाइम पास करेगा या फिर प्राइस वाइज डायरेक्टली गिर के उसके पास आ जाएगा। तो ये एक टूल अपने लिए इजी है 10 MA का, तो ये ऊपर जाएगा तो अपने को क्लियर हो जाना चाहिए भाई डेली पे ये जब इतने दूर जा रहा है मूविंग एवरेज से, राइट, ये इतना दूर कितना दूर है वो भाई। यहाँ से अगर देखते अपन तो ये ऑलमोस्ट 20% के दूर है मूविंग एवरेज से। तो बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर उसके पास आकर जाएगा। जैसे अभी रिसेंट अच्छी खासी रैली किया था, अभी वो है या नहीं वो कंप्लाइंट वो नहीं मालूम, शायद से नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखते अपन उसका चार्ट। तो ये मेरे ग्रुप पे कॉल था, मतलब मेंशन था नॉन कंप्लायंट है, कब था ये, यहाँ पर था, ठीक है, ये जो लगा हुआ है यहाँ से कॉल था कि भाई यहाँ पे 861 पे अच्छा दिख रहा है बुलिश, ठीक है। अब ये कोई भी टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो वैसे ही चलेंगे स्टॉक्स, ठीक है। अभी जैसे वीकली पे देख रहे हो तो ये देखो, ये 10 MA से दूर चला गया फिर 10 MA के पास आया, फिर दूर चला गया फिर 10 MA के पास आया, फिर दूर चला गया, अभी आएगा फिर से 10 MA के पास, वैसे ही चलेंगे स्टॉक्स। तो ये वैसे ही चलने वाले हैं, ठीक है। ये जब भी प्राइस दूर जाएगा उसके ट्रेंडिंग स्टॉक से, वो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे देन ऊपर, करेक्शन देन ऊपर, ऐसे नहीं रहता है कि ऐसे 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 डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, तो वैसा नहीं चलता है कोई भी स्टॉक। एज पर pivot कैन वी एंटर इन सिरका नाउ और एट स्मॉल करेक्शन व्हाट शुड बी द एंट्री पॉइंट? सिरका सॉरी, सिरका नहीं लेना चाहिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी 10 12 15% मेरा खुद के अकाउंट में दिख रहा है मेरे को, और जो लोगों ने नीचे से खरीदा होगा उनके इसमें और ज्यादा दिख रहा होगा, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसको पकड़ना है तो ब्रेकआउट्स पे ही पकड़ो, मैं ऐसा बोलूंगा कि ब्रेकआउट्स पे ही पकड़ना है। स्टॉक मिस हो जाता है ना, अपने अपनी बहुत बुरी गलत बात यह है कि अपन जो है ना स्टॉक से प्यार हो जाता है अपने को, ठीक है, सिरका से प्यार होता है, फिर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हो जाता है वैसा, कि मीन्स तुम उसको दिन रात उसी को देखते बैठोगे, फिर रात में उसको देखोगे कुछ बना रहा है क्या, कुछ कर रहा है क्या, वैसा मत करो। अगर मिस हो जा रही है ना एंट्री तो उसको छोड़ दो। बहुत सारे स्टॉक्स है, अभी यहाँ पर देखोगे तो अच्छे खासे स्टॉक्स है, तो उसको छोड़ दो ना। इसमें क्या रखा हुआ है सिरका में? ये जब भाग गया ऑलरेडी 10 15% किसको बोलते हैं, ठीक है। 10 15% इज लाइक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, तुम अगर आदित्य बिरला हो गया, देन बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है एंजल वाले जो सब्सिडी लेके बैठे हुए हैं, उनसे उनसे बात करो कभी, कब प्रॉफिट बुक करते हो बस पूछो आप लोग। 2 से 3% का प्रॉफिट बहुत हो गया उनके लिए। बुकिंग डायरेक्ट, अपने जैसा नहीं कि 100 मांगता, 50 मांगता, 30 मांगता, वैसे नहीं करते वो लोग। जैसे प्रॉफिट दिखा मार्केट से बनाना इंपॉर्टेंट है पैसा, ठीक है। लूज करना बहुत बुरी बात है, मेंटेन करना भी अच्छी चीज है, लेकिन तो वही है कि जैसे ही प्रॉफिट दिख रहा है ना बुकिंग करते रहो, बुकिंग करते रहो, तो तभी आप ग्रो कर पाओगे मार्केट में। नहीं तो होप करते बैठ रहे हो ना, कि अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पिवट है भाई, इसका वीकली अगर मैं देखूँ तो 685 का यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। तो तुम, मैं बोलूंगा आप लोग बेवकूफ है कि यहाँ तक के प्राइस आया इतना बड़ा है एक दिन में 13%, तो आपने कुछ भी बुक नहीं करा इतना से परसेंट के लिए कि यहाँ पर भी आएगा प्राइस। तो बेटर ये रहता है कि 10 13% एक दिन में अगर स्टॉक मूवमेंट दे देता है तो उसको बुक कर दो, क्यों? क्योंकि 10 MA से बहुत दूर चला गया है वो डेली टाइम फ्रेम पे। तो वो नेक्स्ट डे उसके बाद टाइम पास या फिर नीचे गिरेगा, और फिर वो अपने को बर्दाश्त नहीं होता है कि जब 4,000 प्रॉफिट दिख रहा है फिर उसके बाद वापस से 1,500 2,000 दिखता है, तो तकलीफ होती है और गलतियां होती है उस टाइम पे। तो बेटर ये रहता है कि जब एक दिन में रैपिड मूव देता है ना कोई स्टॉक, 15% 13% 15%, कुछ तो भी अमाउंट बुक करना ही है आपको। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज इज अ मैग्नेट, राइट। तो ये मैग्नेट से वो अट्रैक्ट करेगा हमेशा उसको। तो ये पॉइंट क्लियर रखो आप। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, अंबुजा सीमेंट एंड, ये अकीब भाई, ये जो है टारगेट्स आइडेंटिफाई करने का सेशन नहीं है। आप मैं देखता हूँ आप लोग, आपका मुझे बताओ कि क्या क्या सेशंस करने हैं, तो मैं आपको फिर मीन्स उस पर वर्कआउट करके फिर ऐसे सेशंस हम लेते जाएंगे वीकेंड्स पे, ताकि और इजी हो सके। तो ये क्योंकि सेशन ब्रेकआउट्स का है, और ऑल टाइम हाई को कैसे टारगेट सेट करेंगे वो बताया मैंने पीवर्ड्स का आपको। तो इसमें तो अभी बाद में ही देखते हैं। टीआईआई इंडिया ने रैली किया, यस रैली किया है, मैं उसमें हूँ, अच्छा खासा बनाया हुआ हूँ।
पोजीशंस। बॉटम फिशिंग कौन सी स्ट्रेटेजी से करते हैं? बॉटम फिशिंग का मुझे इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी बुक्स पढ़ा तो वो सब बताते हैं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखो, ब्रेकआउट्स देखो। तो बॉटम फिशिंग का, अगर जैसे अपने ग्रुप में एक है नदीम सर, तो उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी है बॉटम फिशिंग की। तो आप लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई हमको बताओ कि कैसे आप पिक करते हो और कैसे कर सकते हो उसको। बट मैं पर्सनली, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को, अच्छी खासी अच्छा खासा पैसा देती है बना के। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप अगर फॉलो कर रहे हो कॉल्स या फिर जो भी है, एक बंदे के फॉलो करोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर सबके एक एक लेके बैठोगे तो सबके एक एक ही फेल होने वाले हैं और आप लोग लॉस में ही रहोगे हमेशा। तो बॉटम फिशिंग मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूँ और वो सब चीज़ें करता हूँ मैं। तो बॉटम फिशिंग का इतना आइडिया नहीं है मुझे। एग्जिट स्ट्रेटेजी वही है कि पीवर्ट्स के आसपास जैसे ही आता है स्टॉक तो थोड़ा थोड़ा बुक करते रहो और कुछ परसेंट उसको छोड़ते जाओ ऊपर, ठीक है। वो लोग के पास ह्यूज क्वांटिटी भी होती है भाई। कौन लोगों के पास नहीं पता सर, प्लीज चेक इगाराशी मोटर्स। यहाँ पर स्टॉक्स हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम बस सीख रहे हैं कि ब्रेकआउट्स कैसे ले, तो स्टॉक्स का हम देखते हैं बाद में। तो अभी कोई इसमें these three rules enough or any other indicators need to add for breakout? मेरे लिए ये 3 रूल्स ही इनफ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, जितने इंडिकेटर्स लगाओगे ना इसमें, तो उतना आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आप देखोगे मेरे इसमें, तो ये क्या है, मेरे पास सिर्फ पिवट से जो कि टारगेट्स के लिए मैं यूजुअली यूज करता हूँ, 3 मूविंग एवरेज रहते हैं मेरे चार्ट पे, 10, 30, 50, 200, 4 रहते हैं सॉरी, और वॉल्यूम रहता है, बस यही 3 चीजें रहती है। मैं ना मैकडी यूज करता हूँ, ना आरएसआई यूज करता हूँ, ना कुछ यूज करता हूँ। प्योर प्राइस एक्शन के थ्रू ही ट्रेडिंग करता हूँ, सॉरी। तो और आप देखोगे अगर, तो ये जो दूसरे जो इंडिकेटर्स है ना, ये लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं। अगर तुम मान लो कि आप इस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, किस पे, मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स पे, ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं कि जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया होगा ना, तब आपको क्रॉसओवर्स मिलेंगे, फिर मैकडी में क्रॉसओवर्स मिलेंगे। आरएसआई तो ठीक ठीक है कि प्राइस के साथ ही चलता है वो। आरएसआई सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के केसेस में मैं देखता हूँ। लेकिन क्रॉसओवर्स वगैरह लेने जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस कराएंगे, क्योंकि क्रॉसओवर्स और जो ये जो चलते हैं ना इंडिकेटर्स के थ्रू, ये मोस्टली चलते हैं कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में। जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत ज्यादा बुलिश है, जैसे पिछले 1 साल के पहले था कोरोना क्रैश के बाद अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट। तो तुम उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, यूट्यूब पे जाओ, स्ट्रेटेजी सर्च करो, सब लोगों ने पैसा बनाया है। लेकिन वही स्ट्रेटेजी अगर आप अभी लगाते बैठोगे ना, अभी के मार्केट में जो कि साइडवेज चल रहा है, तो उसमें काम नहीं करेंगे, आपको ऊपर भी काटेंगे नीचे भी। अगर आप, अपन तो शॉर्ट नहीं करते मोस्टली, तो अगर शॉर्ट सेलर्स रहते हम, तो ऊपर ज्यादा टाइम भी बाय इंडिकेटर देता, नीचे आते टाइम भी सेल इंडिकेटर देता हुआ, तो दोनों तरफ लॉस ही करा था। तो मार्केट को समझना जरूरी है और उस पर फिर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो मैं पर्सनली इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ। भाई सम प्रॉफिट बुकिंग को थोड़ा समझाएंगे? इफ आई हैव इन्वेस्टेड 5000 आई एम गेटिंग 10%, व्हाट शुड बी सम प्रॉफिट बुकिंग? 70-30 मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। 70% बुक कर दो एंड 30% छोड़ दो मार्केट में। या फिर मतलब छोड़ दो, मतलब उसको ऐसे मत छोड़ो कि 30% लॉस में निकालो, अगर गिरने लगा तो उसको ट्रेल करते रहो 30% को। राहुल बोल रहा है कैन यू प्लीज डिस्कस चार्ट्स ऑफ पर? नहीं, यहाँ पे चार्ट्स हम डिस्कस नहीं कर रहे राहुल। मैं सेशन के बाद आप मुझे पिंग करो पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, तो फिर मैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लीज चेक दिस, प्लीज चेक दिस, तो उस केस में फिर मैं आपको हेल्प कर सकूंगा, अभी इस सेशन में नहीं। कैन यू टेल दी, नहीं सॉरी, एनी बुक रिकमेंडेड फॉर ट्रेडिंग? अरे अलमास, मैंने जो है ना बहुत सारे ट्रेडिंग बुक्स शेयर किया हूँ ड्राइव पर, और अपने ग्रुप पर भी लिंक है, मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ वो लिंक। उस पे जाओ, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है उस पर, ठीक है। 13 से 18 बुक्स है उस पर, सब पढ़ो मैं तो बोलूँगा। हर महीने एक कंप्लीट करना ट्राई करो, ज्यादा टाइम है तो 2 हफ्ते में कंप्लीट करना ट्राई करो, बट ऑसम बुक्स है, अच्छा खासा साइकोलॉजी और ट्रेडिंग सिस्टम बना पाओगे। यस, मैं शेयर करता हूँ बुक की ड्राइव।
टेल अस वन थिंग हाउ वी कैन फाइंड नियर ब्रेकआउट 10 SMA। मतलब ब्रेकआउट नियर ब्रेकआउट 10 SMA मतलब ब्रेकआउट से पहले स्टॉक फाइंड कैसे करने, तो वही है। तो जब भी स्टॉक ब्रेकआउट के पास जाएगा तो उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो, अगर होल्ड कर रहा है देन ब्रेकआउट आएगा उसमें तभी ट्रेड लेना है। उसके पहले बस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट हो सकता है इसमें, ठीक है। होने वाला है बोल के लेना नहीं है ट्रेड, कोई भी हो सकता है, वो बेसिस पे ट्रेड हम एक्टिव रहेंगे, स्टॉक को देखेंगे कि भाई क्या कर रहा है ये। फिर जब ब्रेकआउट आएगा वो 3 रूल अप्लाई करके सक्सेसफुली ट्रेड लेंगे, अगर नहीं अप्लाई हो रहे तीनों रूल तो छोड़ देंगे उसको। क्या ये 3 रूल्स स्ट्रेटेजी फेल भी हो सकती है? बिल्कुल फेल हो सकती है सोहेल भाई। के कैसा है कि मार्केट में है ना, कितना भी मतलब कोई बोल ही नहीं सकता तुमको कि ये 100% ऊपर जाएगा स्टॉक, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ना तो वो उसको या तो मार्केट ही नहीं समझता है या फिर वो बेवकूफ बना रहा है आपको, ठीक है। तो वैसे लोगों के नाद को भी नहीं लगना है अपने को। कोई भी कितना भी अच्छा ब्रेकआउट फेल हो सकता है, कोई भी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी, क्योंकि 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी आज तक बनी ही नहीं शेयर मार्केट में, राइट। क्योंकि साइकोलॉजी पे चल रहा है, करोड़ों लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं, उनके इमोशंस है, कंप्यूटर्स ट्रेड कर रहे हैं, अल्गोरिदम्स ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें है उसमें, राइट। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल नहीं है कि अगर ये टेस्ट्स अगर पास हो जाते हैं तो हेंस प्रूफ्ड के ये स्ट्रेटेजी 100% रिटर्न्स देंगी। ऐसा आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो अगर कोई स्ट्रेटेजी 70% भी सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उसके भी 30% चांसेस है कि लूज हो सकता है पैसा उसमें, ठीक है। तो लूज तो मार्केट में होना ही है पैसा, ऐसा नहीं कि जब भी तुम ट्रेड लोगे तो सक्सेसफुल ही रहोगे। तो आप लॉस भी कर सकते हो, तो इसी के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ने 3 रूल बताए, उमेर ने आज तो मंडे को बैठ गए अपना कैपिटल लेके मस्त एकदम और कर रहे हो ट्रेडिंग, तो फिर मेरे को गाली दोगे। वैसे नहीं करना है। ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं, तो उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अपने को बस इतना चाहिए कि हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो एक्यूरेसी थोड़ी 60% के आसपास चाहिए अपने को। 60% है मतलब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ये जो रूल्स है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% तक के है एक्यूरेसी। आप अगर बैक टेस्टिंग करोगे प्रॉपर रूल्स के साथ तो हो जाएगा, आपको समझ जाएगा। अभी अपन है ना क्वेश्चंस बाद में देखते हैं। तो ये ब्रेकआउट क्लियर है तो अपन दूसरे स्ट्रेटेजी के पास जाते हैं जो कि खुद की मेरी है पर्सनलाइज, ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आमिर। तो अभी क्वेश्चंस साइड में रखते थोड़े। अब दूसरी जो स्ट्रेटेजी है, ये पर्सनलाइज्ड एक स्कैनर है मेरा, जो कि बनाया हुआ थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके। अब ये स्कैनर मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉन कंप्लायंट आते हैं, पेनी स्टॉक्स आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उससे नुकसान हो किसी का। लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम कैसी करती है वो बताता हूँ, और एवरी वीक फिर मैं उसके स्टॉक्स जो भी कंप्लायंट स्टॉक्स है वो पोस्ट करते जाऊंगा। तो इसके लिए हम आते हैं मेरे वीकली एंट्रीज पर, ठीक है। अब इसमें कैसा है ना कि एक वीक में हमको एक कैंडल मिल जाएंगे, ठीक है। ये वीकली स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे उस पे रूल्स लगे हुए हैं, वॉल्यूम का है, मूविंग एवरेजेस का है, पैटर्न्स के ऊपर रूल्स है, सब कुछ है। तो उसमें कैसा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। समझो अभी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, वीकली की बात कर रहा हूँ, और ये मिड टर्म ट्रेड्स है मेरे, जो मैं मिड टर्म बोल के डालता हूँ ना, क्योंकि वीकली एनालिसिस है और एंट्रीज भी वीकली पे ही है। तो डेली पे इसका है ही नहीं कुछ, तो आपको एक आध महीने में कभी भी इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये मिड टर्म स्ट्रेटेजी है, 3 से 6 महीना आपको होल्डिंग पीरियड लगना ही है इसमें। और ये जब अचीव हो जाएगा मतलब आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देती है ये, 30% ऑन एन एवरेज देती ही है, और मैक्स टू मैक्स 50%, 80%, 100% भी रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये जब भी, अभी समझो आज है हमारा 10th of September, तो आज मैंने स्कैनर खोलता हूँ अगर, और तुम लोगों को बोल देता हूँ कि ABC स्टॉक मेरे स्कैनर में आ गया, ठीक है, अपने को मिल गया ये स्टॉक, तो आपको क्या करना है, ये वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, ठीक है। ये जैसे एक बना लो वीकली एंट्रीज का, उसमें ऐड कर दो उसको, ABC स्टॉक को। अब ये तुरंत एंट्री इसमें नहीं बनती है, ठीक है, इसमें 2-4 हफ्ते के बाद एंट्री बनती है। तो आज मैं कोई स्टॉक बोल रहा हूँ तो आज एंट्री नहीं बनेगी उसमें, और लेनी भी नहीं है, ठीक है, जब तक कि सेटिस्फाइड नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, ये पूरी सिर्फ दो ही चीजों पे, एक कैंडल और ये हमारी
सॉरी, एक मिनट, मैं पानी पी लूं। यस। तो जब भी ऐसी कैंडल बनती है उसके बाद जो है ना, इसको वॉच लिस्ट में रखना है। 10 के पास है ना, इसको टाइम वाइज करेक्शन करने देना है, वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली पे बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, ऐसे करेक्शन करने देना है उसको, 10 के पास आने देना है, एंड देन डायरेक्टली जो भी उसका हाई रहेगा ना उस कैंडल का, अगर ये कैंडल नहीं होती तो यही जोन है, ये वाले जोन पे बाय करना है। अगर ये कैंडल है तो ये जोन पे बाय करना है ऊपर। स्टॉप लॉस ये जोन के नीचे लगाना है। बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस इसमें बड़ा रहेगा, 10-20% का रहेगा, लेकिन ये मिड टर्म स्ट्रेटेजी है, वीकली पे चल रही है, इसके लिए इसका यही स्टॉप लॉसेस आएंगे। छोटा स्टॉप लॉस रख के मतलब नहीं है, अगर वो ले रहा है तो मार्केट कुछ फायदे का नहीं। हो सकता तुम यहाँ पर भी रख दो स्टॉप लॉस, बट हो सकता है कि लेकर चला जाए तुम्हारा। तो सेफेस्ट स्टॉप लॉस रखो जो कि जोन के नीचे होता है, एंड देन उसको पीवर्ड्स के हिसाब से ट्रैक करना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अपने कॉल्स थे रिसेंटली, तो इसमें अपन देखते हैं। इसमें दो टाइप के चीजें, एक तो ये कि ये कैंडल बन गई एंड देन उसके साइडवेज मार्केट गया, 10 को टच कर दिया एंड देन वापस से ब्लास्ट ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज ऐसी है इसमें कि जो दिन मैंने स्कैनर ने मेरे को दिया ना, तो जो वीक में, उसी वीक में समझो ऐसे कोई तो भी पैटर्न बनाया था मार्केट ने एंड देन ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइम पे डायरेक्टली एंट्री कर देंगे अपन। इसमें वेट नहीं करना है 10 के पास में आने का, लेकिन ब्रेकआउट के रूल्स देखने हैं अपने को। ठीक है, कि कैंडल अच्छी चाहिए, 10 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं चाहिए, और वॉल्यूम भी चाहिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स है। तो इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं। अभी इसमें से मुझे दिया था इसने नवनीत एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये जो इसने ब्रेकआउट दिया, ये दिन पे अपने को मिला। ठीक है, ये जो बड़ा कैंडल है ना, यहाँ पर मिला अपने को ये वाला। अब इस पे जो है, ये 10, ये देखो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट, यहाँ पर ही रुका हुआ है। अब ये तब तक के रुकना चाहिए जब तक के 10 उसके पास में नहीं आ जाता है। ठीक है, ये जैसे ही 10 को टच कर देगा ना, और यहाँ पर समझो अभी जो कैंडल्स बने हुए हैं वैसे ही कैंडल्स अगर है, तो अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 140 के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं तो भी रखेंगे अपन, एंड देन उसको टारगेट्स के लिए छोड़ेंगे। कहाँ तक के? नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर है उसका? 165 तक के। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है, मुझे पता नहीं है ये कंप्लाइंट है या नहीं, बट आप लोग चेक करो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वैसी है कि बहुत सारे नॉन कंप्लाइंट आते हैं इसमें, बट वो चेक करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं जो स्टॉक्स पोस्ट करूंगा अभी वीकली, तो ये इसमें सब कंप्लाइंट ही, उसमें से निकाल के फिर कंप्लाइंट ही दूंगा आप लोगों को, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये वही करता है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा थोड़े दिन 10 के पास आने का, एंड देन ब्लास्ट होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक है अपना टीआई इंडिया। टीआई इंडिया ने क्या किया, ये जो जोन था वहां से ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर अभी अपने को मिला ये वाला ब्रेकआउट के पास। अब इसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पर होल्ड किया यहाँ तक के, ये 10 तक के होल्ड किया। अब इस केस में अपनी एंट्री कहाँ रहती थी, यहाँ पर अपनी एंट्री रहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जोन बनाया ना उसने ऊपर जाकर, तो ये जो हाईएस्ट उसकी बॉडी जहां तक के गई ना, तो वहां पे अपनी एंट्री है, विक्स के पास नहीं लेना है, ये हाईएस्ट जोन के पास एंट्री लेना है। मैं अगर ये ट्रेड में हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड देन हमारे टारगेट्स, ये टारगेट रहेगा एक, यहाँ पर तो ये तो बहुत छोटा टारगेट होगा, तो ये अवॉइड कर दो। ये वाला फर्स्ट टारगेट मान के चलेंगे कमिंग वीक्स में, 3162 का, एंड देन 3873 का। तो ये यहाँ पर जाने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अभी कल उठ के मंडे को एंट्री ले लो, वैसा नहीं करना है कभी भी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही परफेक्ट एंट्रीज ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते तो बहुत सारे अपने पास स्टॉक्स है। ठीक है, लूमार्क स्टेक्स ये भी स्कैनर से मिला था मेरे को, ये ब्रेकआउट के टाइम पे मिला था यहाँ पर। ये जब ब्रेकआउट आ गया, अब ये 10 से ज्यादा दूर था, राइट, तो अपन ने इसको लिए थे नहीं इस केस में, यहाँ पर। ठीक है, 10 से दूर। अब इसने क्या किया, यहाँ पर होल्ड किया, अपनी एंट्री कहाँ रहनी चाहिए थी, ये वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कैंडल का, यहाँ पर बॉडी का। ठीक है, तो ये वाला एक जोन था इसका, तो यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखो। स्टॉप लॉसेस बड़े रहेंगे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आने टाइम पे अच्छा खासा ये रिटर्न्स यहाँ तक के देगा, 309, देन ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी अपने को देखनी है। जैसे अभी
मोल टी के पी के ऑटो एक्सेल्स भी वैसे ही मिला था। ऑटो एक्सेल्स में क्या किया, यहाँ पर ये ब्रेकआउट के टाइम पे उसने दिया अपने को स्कैनर में, देन ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड किया अच्छा खासा। अब यहाँ पर अपनी एंट्री रहनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाले जोन के पास अभी जहाँ पे प्राइस है उसका, ठीक है। और उसके टारगेट्स अपन मान के चलते थे कि यहाँ पर है 2450 एंड देन ये वाला स्टॉप लॉस अपना इसके आसपास रहेगा, ये जो विक्स जहाँ तक क्या है इसके नीचे। मिड टर्म स्ट्रेटेजी है, लेके छोड़ देना है उसको, ठीक है, सुकून से बैठना है, डेली वॉच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसके रिजल्ट्स अभी अपन देखते हैं, जो पिछले 1 साल से मैं करता आ रहा हूँ और सजेशंस जो देते रहता हूँ। असाई में भी मिला था ये, यहाँ पर इसके टाइम पे मिला था मुझे, ये वाले कैंडल के टाइम। तो इसने क्या किया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न्स दिया था। यहाँ पर ये वाले जोन पे अपनी एंट्री थी 497 के आसपास, यहाँ पर एंट्री थी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री एंड देन यहाँ पर स्टॉप लॉस, और ये फर्स्ट टारगेट रहता था, ये सेकंड टारगेट रहता था। ये फर्स्ट टारगेट क्या, थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया था वॉर की वजह से, तो सब कुछ गिर गया था। देन अभी जा रहा है वो धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। अब रेमंड ने भी अच्छा खासा दिया था प्रॉफिट्स। ये यहाँ पर आया था अपने को 22 नवंबर को, ये कैंडल पे आया था। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया, देन नीचे आया, प्राइस वाइज करेक्शन किया, यहाँ पर 10 MA के पास में पहुंचा। अपनी एंट्री कहाँ रहनी चाहिए थी, ये जोन पे 660 के आसपास एंट्री करनी है। और जब भी ये लेवल्स आते हैं ना, तो धीरे धीरे बुक करते जाना है। यहाँ पे 70% बुक कर दो तो भी चलेगा, और 30% छोड़ दोगे तो भी वो 30% आपको अच्छा खासा बना के देगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्री है अपनी, तो यहाँ पे तुम 20% पे 70% बुक कर रहे हो, विच इज गुड थिंग। एंड देन बस ट्रेल करते जा रहे हो उसको, तो 80%, अभी 57%, 60%, और ये 90% तक के भी गया है स्टॉक, ठीक है। तो 30% जो छोड़ा हुआ है ना, वो भी अच्छा खासा रिटर्न्स देता है। लिंडे में अपने को यहाँ पर मिला था, ये वाले कैंडल पर। तो यहाँ से इसने यहाँ पर हॉल्ट किया, देखो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हॉल्ट किया, लेकिन यहाँ से उठा नहीं वो, ठीक है। तो इसको एंट्री नहीं बनी अपनी, लेकिन इसकी एंट्री कब बनती, ये वापस से एक पैटर्न बनाया था। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन तो अप ट्रेंड, देन असेंडिंग ट्रायंगल, देन ब्रेकआउट, तो वो ले सकते थे। लेकिन ये स्ट्रेटजी में उसमें अपने को एंट्री नहीं मिली। तो इसमें बहुत सारे, इसमें अपने को अच्छा खासा पैसा बना के देती है ये स्ट्रेटेजी। तो इस पे भी अगर आप लोग करते हो, जैसे ये वाला है, यहाँ पर अपने को मिला था ये वाले कैंडल पे, ठीक है। ये कब आया था, 29 नवंबर को, यहाँ पर आया था कैंडल। देन ये क्या किया इसने, यहाँ पर होल्ड किया, 10 MA तक के गया। अब इस केस में बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिला था मुझे, कि यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ पर बनी थी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट कैंडल का लेना है, ठीक है। तो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यही है, वीक नहीं। तो यहाँ पर अपनी एंट्री थी 399 के आसपास, 400 के आसपास, यहीं पर ही स्टॉप लॉस था 350 के आसपास। और इसने एक ही वीक में अपने को अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर दे दिया था, 50% का अराउंड टारगेट दे दिया था। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनी मैनुअल रहती है, मैनुअली स्टॉक्स देखो, मैनुअली ब्रेकआउट्स देखो, वो सबसे अच्छी रहती है। अगर आपको बिजी हो आप लोग, एनालिसिस को टाइम नहीं मिल रहा है, कॉल्स सही से लेने जम रहे नहीं है, या फिर उतना टाइम नहीं है मार्केट को डेली देखते बैठने का, तो ये स्ट्रेटेजी उसके लिए सबसे अच्छी है। कि भाई आज ले लो तुम यहाँ पर, और उसको आराम से छोड़ो, तो इजीली वो देता है। शाह एलॉयज ये यहाँ पर आया था, ये जो मार्क्ड है यहाँ पर, ये 22 नवंबर के दिन आया था। अब इसने क्या किया था, नॉन कंप्लायंट स्टॉक है, स्टडी पर्पस के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल की बैक टेस्टिंग किया था स्ट्रेटेजी पे, एंड देन जब मिलते जा रहे थे पिछले साल से, इसको यहाँ पर ऐड करते गया था। ये फर्स्ट कब ऐड किया था मैंने, इसमें तो है नहीं डेट, लेकिन ये जब आया था लाओपाला में, ये यहाँ पर आया था, ठीक है, 21 दिसंबर, मतलब 6 दिसंबर 2021 में, मतलब लास्ट दिसंबर से स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा डेटा मेरे पास है उसका सक्सेस रेशो आपको बताने के लिए। आया था तो उसी टाइम पे, क्योंकि पिछले 5 साल का मैंने बैक टेस्टिंग किया था, अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा था। तो मैं खुद के इस पे पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ, कोई भी नई स्ट्रेटेजी अगर बनाता हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे शाह एलॉयज है, अभी अभी ये नॉन कंप्लायंट है, नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन कैसे ट्रेड करना है वो देखो इसको। ये जब भी आपको दूंगा मैं स्टॉक, जो भी कंप्लायंट रहेगा, यहाँ पर आ गया, ये ऊपर गया,
बीच में कभी भी नहीं चढ़ना है, ठीक है, कभी भी नहीं, ये कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है अपने को। ये ऊपर गया एंड देन क्या किया, यहाँ पर टाइम पास किया, अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन किया, एंड अपनी एंट्री कहाँ रहती इसकी, परफेक्ट एंट्री यहाँ पर। सॉरी। जो ये नॉन कंप्लाइंट ट्रेड करते हैं, मेरे एक दो फ्रेंड थे जो कि नॉन मुस्लिम से, तो अच्छे खासे कुमार करके का नाम है, वो करता है, अच्छा दोस्त है मेरा। तो उसको मैंने सजेस्ट किया था भाई ये वाला ऐसे, तो यहाँ पर उसकी एंट्री थी ये वाले जोन के पास। कितने पे लिया था उसने, 58 रुपीज पे लिया था। 120% रिटर्न्स दिया था उसको, ठीक है, स्टॉक ने। यहाँ पर अगर देखोगे 130% रिटर्न्स कुछ मंथ्स में, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी खासी है और अच्छा खासा काम भी करती है, ठीक है। अभी जैसे ये देनोरा हो गया, देनोरा में कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पर ये आया था ये वाला स्टॉक, देन यहाँ पर 10 MA के क्लोज आ गया था और अपनी एंट्री यहाँ पर बन गई थी 509 के पास, यहाँ पर स्टॉप लॉस था 438 का, जो कि ले लिया उसने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस देना सीखो, तभी मार्केट से बनेगा अपना पैसा, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टॉक्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। अभी रिसेंट एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जो कि रिसेंट आया था और रिसेंटली अच्छा खासा दिया था। अब इसमें से अ, ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें यहाँ पर उसने अपने को दे दिया था कैंडल ने स्कैनर में। अब इस पे डायरेक्ट एंट्री इसलिए थी मोल्टी के पिक पैक में, ये मैं ना नाम हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बताया यहाँ पर क्या देखे अपन ने, कि जब अगर ये कैंडल की एंट्री ऐसी कोई पैटर्न के ब्रेकआउट पे मिलती है और अपने रूल सेटिस्फाई होते हैं तो ले लो। इसमें क्या था, ये जो कैंडल थी इसका बॉडी अच्छा खासा था, ऐसा डोजी नहीं है, ठीक है, बीच में ऐसा छोटा सा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है कैंडल। अब दूसरा वॉल्यूम अच्छा खासा था, 10 MA से पास में थी, तो इसके लिए ये डायरेक्टली एंट्री यहाँ पर बन जाती अपनी, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता। और अभी स्टॉक अच्छा खासा जा रहा है। अभी कहाँ तक के जाता है देखो, जब भी ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है स्टॉक, तो ये खोलो पिवट ट्रेडिशनल, ये यहाँ पे अपने टारगेट्स बुक करो, 70% बुक करो, जो कि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है ये स्ट्रेटेजी में। यहाँ से यहाँ तक के अगर अपन देखते हैं तो 20-30% ये यहाँ तक के दिया था उसने, 25 और ये 28। तो यहाँ पर अपन बुक करते हैं तो 24% के आसपास, 25% के आसपास इजी रिटर्न्स मिल जाते हैं ये स्ट्रेटेजी से। अब दूसरा अपने पास आया था एक मिनट था, मैं देख रहा हूँ कौन सा है। यहीं पर था वो, टिमकेन नहीं था। अभी रिसेंट ही रैली किया, तो रिसेंट एग्जांपल एक बताना था आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है, तो इसको या इंडिया तो देखे ना अपन ने। एसटीआई इंडिया देखे अपन ने। ये जो आया था जब यहाँ पे कैंडल पे ये आले, तो ऊपर गया, देन यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ पर थी 2300 के आसपास, इजी एंट्री और इजी 20% रिटर्न्स अपने को मिला इसमें, ठीक है। अभी 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 कहाँ गया वो, अच्छा एलगे 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 इक्विपमेंट ये यहाँ पर आया था, कब आया था ये अपने को, ये कौन सा मंथ है। नहीं एलगे नहीं था वो, कोई और था, ठीक है। तो वैसे ये चलेंगे स्टॉक्स, ठीक है, कि जब भी अपने को आएगा तो अपने को उसको उठा के रिसेंट मेरे को बताना था ताकि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई है स्ट्रेटेजी पे। मोल्टी के सक्सेसफुल था, ठीक है, लूमार्क सक्सेसफुल था, टीआई इंडिया सक्सेसफुल था, और दूसरे बहुत सारे हैं जो कि सक्सेसफुल है। ऑटो एक्सेल्स अभी इन प्रोग्रेस है, तो अच्छा खासा ये देंगे अपने को बना बना के पैसा, तो इसको भी फॉलो करो, ठीक है। अभी तो ये जो स्टॉक्स है मैं पोस्ट करते जाऊंगा विद मिड टर्म, ठीक है, उस पर लिखूंगा जब भी मिड टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये समझ लो कि भाई ये वाला जो है ये स्ट्रैटेजी के थ्रू है, जो कि लोगों को डेली देखने का टाइम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो लेकर छोड़ना है थोड़े से मंथ्स या फिर कुछ वीक्स तक के विदाउट एनी वॉचिंग वगैरह, तो ये लेकर हम दे सकते हैं, मतलब ले सकते हैं अपन उसमें, ठीक है। तो कोई आप लोगों को क्वेश्चंस है तो पूछो। कैसा रहा सेशन, समझ में आया ब्रेकआउट्स और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए, मुझे बताओ चैट में। थैंक यू।
अभी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछो। कोई ऐसे स्टॉक्स का मत पूछो, ये क्या करने वाला है वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो सेशन नहीं है ये। अपने को ये लर्निंग सेशन है, तो लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछो। जैसे वो क्वेश्चन अच्छा था कि भाई ऑल टाइम हाई में है तो उसका लेवल्स कैसे निकालेंगे कोई स्टॉक के, कहाँ तक के जा सकता है, जैसे सिरका के लेवल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे था। और बहुत लोगों को वही प्रॉब्लम होती है, ऑल टाइम हाई पे गया तो भाई बुक का करना है वही नहीं समझता। तो पुवट्स बोल रहा हूँ मैं, पीवट्स ले लो, और पीवट्स से उसका हम कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है आप लोगों को, कोई डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा कि इसके अलावा आज जो हमने देखा उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो वो पूछो, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। नहीं है तो फिर सेशन क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अपना जो ये था मकसद था इस सेशन का वो अचीव हो गया है। बस सजेशंस और ये मत पूछो कि ये स्टॉक बताओ वो स्टॉक बताओ। सेकेंड स्ट्रैटेजी में बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद कंसोलिडेशन होने देना है, और कोई बात का ध्यान रखना है क्या? नहीं, बस यही देखना है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जिस डे पे मैं वो स्टॉक दूंगा उसको वीकली चार्ट लिस्ट में आपको रखना है। जैसे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर अगर लवेबल में भी था उसमें, लवेबल छोड़ दो, शायद इसका ही बताता हूँ, क्योंकि अभी देखो अभी इसमें यहाँ पर इसने एंट्री दिया था, कब है ये 22 नवंबर को, ठीक है। तो अपने को मालूम नहीं है ये कैसे मतलब कितना टाइम लगाएगा 10 MA के पास जाने या फिर जो भी करने। तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है सबसे पहली चीज, सॉरी, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अब जब ये स्टॉक ऊपर चला गया इसको वॉच करना है। अभी ये कितना टाइम लिया इसने, देखो 22 नवंबर, एंट्री कब दिया इसने, ये वाले टाइम पे दिया था अपने को एंट्री, फेब्रुवरी में दिया है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के बाद एंट्री दिया है। तो वैसे ही एंट्रीज रहेंगे इसके। और इसके ऊपर जब जाएगा कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा मार्केट। अब जो हाईएस्ट बॉडी का इसका है जो कि ये वाला था, यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लोवेस्ट के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ देंगे, अच्छा खासा देगा मार्केट में पैसा बना के। क्योंकि ये देख रहे हो ना, अगर तुम ये सब त्रेज हारा, ये मधुकौन, ये मैंने स्टडी के लिए ऐड करके रखा हो, लेकिन ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लायंट नहीं रहते ये बहुत सारे स्टॉक्स। तो आप लोगों को डायरेक्टली स्कैनर देना सही नहीं है, तो मैं ऐसे दूंगा, जब भी स्टॉक अपने को मिलेगा ये ऐसे मिलते रहेंगे, यहाँ पर मिला यहाँ पर मिला, तो जब भी मिलेगा वो, तो वो हिसाब से अपने को ट्रेडिंग करनी है उसमें। और नहीं मिला तो ऐसा गड़बड़ी से उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अभी ये मिंडा कॉप में मिला था अपने को, यहाँ पर मिला था, ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है ना इसमें, ये वाली कैंडल पे मिला था अपने को, ठीक है, ये वाला स्टॉक में 25 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर जब ऊपर गया स्टॉक, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पर उसकी एंट्री यहाँ पर होती, कहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है उसका, राइट, तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो जाती। क्या ये 117, और स्टॉप लॉस लगा देते पिवट्स पे लगा के, यहाँ पे टारगेट्स रहते, यहाँ पे टारगेट्स रहते, यहाँ पे टारगेट्स, और अच्छा खासा बना के देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें ये स्ट्रेटेजी में मेजर फोकस मेरा वॉल्यूम्स के ऊपर है, वॉल्यूम्स के बाद फिर दो चार चीजें जो ब्रेकआउट्स है, देन कैंडल का फॉर्मेशन है, देन हमारा मूविंग एवरेजेस के ये जो 10 MA के पास में, वो सब चीजें देखकर जो बना है। लेकिन मेजर जो है, मेजर उसमें फॉर्मूला वॉल्यूम का है। अब जब भी वॉल्यूम को स्टॉक में रहेगा तो इतना समझ लो कि वॉल्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ सब स्टॉक्स नहीं जाएंगे, वीकली की बात कर रहा हूँ, वीकली में वॉल्यूम आना मतलब अच्छे खासे लोग उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम्स है, प्राइस जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप में शेयर करूंगा, मेरे पर्सनल में भी और आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो वर्थ ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू। गुड सेशन, आई एम एक्चुअली वाचिंग मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 year बट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग नाउ अ डेज एंड यू टेक माय फेवरेट टॉपिक। गुड गुड। और तो जीशन भाई कैसा है कि ये जब मार्केट को देखते रहोगे ना तो इतना नहीं सीखोगे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करो पेपर ट्रेडिंग करो, तो पेपर पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा सा फायदा होगा,
लेकिन पेपर ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा नहीं हुआ है, तुम्हारे इमोशंस कनेक्ट नहीं है उस स्टॉक से, और बहुत सारी चीजें, साइकोलॉजी तुम्हारी चिल्ड है एकदम, कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। मेरा ऐसा बोलना रहता है मेरे स्टूडेंट्स को भी कि तुम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो और डायरेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग करो, रिस्क कम लो। ठीक है, 100 रुपया लो, 200 रुपये का लो, कम रिस्क लो, लेकिन ट्रेडिंग पैसे से करो। 50 रुपये भी लगेंगे ना अगर मार्केट में, तो तुम एक्टिव रहोगे, तुम्हारे इमोशंस अटैक करेंगे तुमको, तुम्हारे साइकोलॉजी खराब हो जाएंगी, मिस्टेक्स करोगे, तब सीखने मिलेगा। पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, कुछ भी नहीं सीखना मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा आप लोगों को कि कोई भी हो, ठीक है, तो बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, और कम से कम रिस्क लो। जो जितना कम से कम हो सके उतना कम रिस्क लो। 10 रुपए का लो, 100 रुपए का लो, एकदम बहुत ही सस्ता स्टॉक है 10 रुपए का लो। थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है तो 100-500 रुपए का रिस्क लो, और ट्रेड करो। खुद का जब पैसा लगेगा मार्केट में, 500 रुपए हफ्ते 2 हफ्ते में अगर जाते, तो मैं नहीं मानता अभी किसी के लिए इतना इतना वो, मतलब सीखने के लिए कुछ सीखने तो मिल रहा है, राइट? ऐसा नहीं कि बस उठ के ले रहे हैं कुछ भी और 500 रुपए वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है अपने को। लेकिन सीखने के लिए ये तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं। Can we use this strategy on index also to decide trend? Which strategy? ट्रेंड देखने के लिए नहीं समझा मुझे। दूसरा क्वेश्चन है उमेर भाई, जब ग्रुप में कोई भी स्टॉक देते हैं तो कौन सी मेन दो चीजें देखना है? ग्रुप में स्टॉक देते हैं तो दो चीजें कौन सी देखना है, मतलब समझा नहीं मैं। ब्रेकआउट के स्टॉक्स की बात कर रहे हो आप या फिर कौन से? देखो, मैं ग्रुप में जब भी देता हूँ ना कोई भी स्टॉक, तो या तो ऑलरेडी ब्रेकआउट वाले देता हूँ, या तो अबाउट टू ब्रेकआउट वाले देता हूँ। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी ब्रेकआउट वाले दे रहा हूँ तो वो ऑलरेडी मैंने देख लिया हो कि ये सही है, उसमें सब सही है, तो ले सकते हो, तो वो आप ले सकते हो। यस, लर्निंग के लिए आप चार्ट्स हमेशा देखो कि ब्रेकआउट का कोई स्टॉक कोई डाल रहा है तो उसमें लर्निंग क्या है, कि जो रूल्स थे वो तीनों सेटिस्फाइड है क्या नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि भाई तुमने बताए थे ऐसे ऐसे रूल्स थे, इसमें तो कैंडल वीक है, या फिर इसमें तो मूविंग एवरेज से दूर है, तो क्या मकसद था इसमें लेने का। तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपको लर्निंग के लिए। ठीक है, और जो जैसे अभी रिसेंटली मैंने डाला था ये वाला, एक मिनट रुको अपन देखते हैं उसको। दाल भारत, दाल भारत मैंने यहाँ पर डाला था, राइट? इस केस में डाला था यहाँ पर। ठीक है, ये डे पे डाला था, लास्ट वीक शायद से डाला था, 18 जुलाई। अरे 18 जुलाई, यहाँ पे कहीं तो भी मैंने डाला था उसको। ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट नहीं आया था तभी। तो उस केस में आप लोग मतलब एक्टिवली खुद लोग देख सकते हैं कि मीन्स डेली पे जाकर कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ठीक है कि ब्रेकआउट क्लियर मिल रहा भी है या नहीं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब ये ऐसे सिनेरियो होंगे ना कि ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, वहीं पे स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जैसे हो रहा है, ये इस केस में हुआ, फिर नवीन में भी हुआ था, नवीन फ्लोरिन में, कि यहाँ पर स्टॉक अलग ही मतलब रुक गया हुआ है एकदम सा। तो ऊपर भी नहीं जा रहा, ब्रेकआउट भी क्लीन नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता तो वेल एंड गुड, लेकिन वो यहाँ पे डोजीज बनाने लगा, देन छोटे छोटे कैंडल्स, ये रेड आजू बाजू रेड्स है उसके। तो उस केस में बेटर ये रहता है कि वीकली पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इसका, 1706 का है। ठीक है, तो जब भी प्राइस इसके ऊपर आने लग जाएगा ना, मतलब क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर, मतलब ये एक जोन जो बना रहा है मार्केट, उससे बाहर निकलेगा, तब उसमें एंट्री लेना बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो जबरदस्ती के एंट्रीज नहीं लेना है अपने को। क्लियर ब्रेकआउट दिख के आएंगे अपने को जब भी एंट्रीज रहेंगे, तो जैसे मॉल टीके पे के में क्या, ठीक, इसमें था, तो इसमें क्लियर एक ब्रेकआउट आ गया था। ठीक है, एक जोन था जो कि बनाया हुआ था ये ट्रेंड लाइन का, उसमें से क्लियर ब्रेकआउट, तो ये इज अ गुड ब्रेकआउट। जैसे फिर ये था अपोलो टायर्स में था, ये एक क्लियर ब्रेकआउट था। ठीक है, ये जो था एक क्लियर ब्रेकआउट लेके ऊपर ऊपर जा रहा था। अंबुजा सीमेंट में भी वैसे ही था, देखो यहाँ पर जब वो आया ना, ये वाले जोन में, यहाँ से धीरे धीरे ब्रेकआउट देके छोटे छोटे कैंडल्स बनाया उसने। अब मैंने उसको यहाँ पर बताया था, ये जब ब्रेकआउट आ गया था ना, ये जो जोन बना हुआ था,
उसके ऊपर जब क्लोजिंग दे दिया था ना प्राइस ने, जब उसमें एंटर करो। ना कि ये जब खेल रहा है ना यहाँ पे, तो तुम्हारे 1 2 3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होके उसको या तो कॉस्ट पे बुक करोगे या फिर लॉस में या फिर थोड़े से प्रॉफिट पे, एंड देन ऐसे 30% का रैली आएगा यहाँ से ऐसा। तो फिर देखते बैठेंगे उसको। तो बेटर ये रहता है कि परफेक्ट एंट्रीज लेना अपने को। नहीं तो क्या होता है, पेशेंस लूज कर देते हैं अपन, बहुत इम्पेशंस है ह्यूमन बींग्स, तो मुश्किल हो जाती है फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो धीरे धीरे धीरे, अरे यार दूसरे के स्टॉक्स इतने भाग रहे, वो ले लेता हूँ। क्योंकि बहुत बार होता है, मेरे पास आता है कि ये बुक करके देवयानी ले लेता हूँ आपका, ये करके वो। मैं बोलता हूँ अरे नहीं भाई, रहने दो, जो ट्रेड में हो वो ट्रेड करो, कंप्लीट करो, उसके बाद कोई कॉल आएगा तो वो लो। वहां से एग्जिट करके लॉस में देवयानी लेने में कुछ मतलब नहीं है। हो सकता है वहां पे लॉस में एग्जिट करे, वो भाग गया, और देवयानी में एंट्री करे, वो लॉस में चले गया, तो 2 बार लॉस हो जाएगा, और वो भागने वाली जलन अलग हो जाएगी। तो वैसा नहीं होना इसके लिए। ये जब ऐसे हो रहा है, इसको अगर डेली पे देखते हैं अपन, तो देखो इसमें नहीं है ब्रेकआउट, राइट? ये देखो बस ऐसे 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 कंजेस्ट कर रहा था। यहाँ पर भी इतने अच्छे बॉडीज नहीं थे, और वीकली पे अपने को ये क्लियर हो गया था कि भाई ये एक उसका रेजिस्टेंस का जोन फिर से बन गया है, ठीक है। ये जो इतने सारे विक्स यहाँ पे बना के बैठा है, ये अलग रेजिस्टेंस का जोन था। तो ये जोन के ऊपर जब जाएगा ना प्राइस, जैसे यहाँ पर गया लेकिन विक बहुत ज्यादा बड़ी है, बट हैमर बनाया उसके बाद, फिर एक जोन बनाया, फिर ये कैंडल, ये सब चीजों के ऊपर बनाया, राइट? ये जोन जो था इसके भी ऊपर बनाया, फिर डेली जो ये जो विक्स थे उसके उसके भी ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग, तो परफेक्ट एंट्री एकदम सुकून वाली यहाँ पे थी उसकी 384 पे। यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे इसके आसपास स्टॉप लॉस रखो, और उसके बाद फिर जाने दो स्टॉक को, क्योंकि उसको ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वैसे चलने देना है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एनी सेक्टर इफ दैट सेक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट रैली? वही करना है, सेक्टर्स पे जाना है, वॉच लिस्ट अभी कैसे, सबसे पहले तो वॉच लिस्ट प्रिपेयर करो, सब ऐसे रखो, मेंटेन करो। इसमें देखो निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है, मेटल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, आईपीओज है, एफएमसीजी, एनर्जी है, ऑटो सेक्टर है, सब सेक्टर वाइज अलग अलग स्टॉक मिलेंगे यहाँ पे। मेटल में अगर देख रहे हो आप लोग, एक मिनट, तो मेटल में मेटल के स्टॉक्स है, ठीक है। रखो सब स्टॉक्स, नॉन कंप्लायंट कंप्लायंट सब रखो, क्योंकि एक ट्रेंड अपने को देखने मिलेगा उसमें, ठीक है। ट्रेड क्या करना है वो आपके ऊपर है। एनर्जी सेक्टर के सब रखो, देन तुम्हारे फार्मा के रखो। अब इसमें वॉच लिस्ट में सबसे पहले तो ये सब रखो तुम, कि इंटरनेशनल मार्केट्स रखो। पहले अपने रखो निफ्टी, रियल्टी, फार्मा, मेटल, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, बैंक निफ्टी। क्योंकि ये क्या है ना, ये बैंक निफ्टी हो गया, देन तुम्हारा एनर्जी हो गया, ये बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है। एफएमसीजी 43,000 इनका वेटेज है, तो ये जब भी हिलेंगे ना तो निफ्टी भी हिलेगा उनके साथ, ठीक है। तो ये मार्केट मूवर्स है ये सब, तो रखो उसको। डाउ जोन्स रखो यूएस मार्केट का, नैस्डैक रखो। तो ये सब समझेंगे आपको क्या मार्केट में क्या हो रहा है अभी। कल रात में जब क्लोजिंग दिया, यूएस मार्केट ने ग्रीन क्लोजिंग दिया, इंडियन मार्केट 30% गैप अप के चांसेस है मंडे के रोज। तो वैसे ट्रैक करो। अभी जैसे ताइवान का वॉर हो रहा था, ठीक है, वॉर हो रहा, वॉर हो रहा, वॉर हो रहा, अपने लोग डर रहे। ताइवान का इंडेक्स 173 पे, 1.26% गेन। चाइना का इंडेक्स 2.5% गेन पे, ठीक है। और डर रहे कौन? अपन, जो कि अपना सबसे स्ट्रांगेस्ट है अभी तक के। अगर तुम चाइना वगैरह के देखोगे तो कोरोना के बाद तो रिकवरी नहीं करे उन्होंने। यहाँ पे कोरोना था, थोड़ा रिकवर, देन बहुत बुरी हालत है। ताइवान का देखोगे, यहाँ पे कोरोना थोड़ा ऊपर गया, देन अभी साइडवेज जैसा अपना था। स्ट्रेट टाइम जो है ये सब जो है, ये कॉस्पी हो गया तुम्हारा, ये कहाँ का है, जापान का, तो साइडवेज है सब। लेकिन निफ्टी अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा रैली करके अभी स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि होल्ड कर रहा है मार्केट, तो जाने के चांसेस आर वेरी हाई। तो ये सब रखो, तो अपने को इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है ना, तो थोड़ा सा समझ आएंगी। तो कोई भी अगर बोलेगा ना कि चाइना ने भेजा मिसाइल ताइवान पे, तो चुपचाप आने का ताइवान का इंडेक्स देखने का। अगर लाल दिख रहा 200 300 पॉइंट से, तो फिर थोड़ा सा, हाँ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा आगे चल के। अगर नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा जा रहा है मार्केट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने का उसमें ट्रेडिंग, और बुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये एस जी एक्स निफ्टी अपना जो फ्यूचर्स पे चलता है, जो सिंगापुरियन मार्केट में, तो ये भी वैसे ही है, जैसा निफ्टी चलेगा ऑलमोस्ट वैसे ही चलेगा ये भी। तो इससे भी अपने को समझ पड़ती है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अभी ये रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट बन गया, एंड देन यहाँ पे कंजेशन, अब ये ब्रेकआउट जब भी आएगा तो अच्छा खासा रैली आने के चांसेस है, तो अपन प्रिपेयर रहेंगे।
तो सेक्टर के ब्रेकआउट्स वैसे ही देखते हैं। अभी जैसे अपन ने, मैंने बहुत पहले बोला था, ये जोन के टाइम पे बोला था, मई के टाइम पे, कि एफएमसीजी इज लुकिंग गुड, अपने ग्रुप में भी डाला था। तो यहाँ से देखो उसने अच्छा खासा रैली दिया, उसके स्टॉक्स जो थे वो भी रैली दिए होंगे। अभी नेक्स्ट बेट था मेरा इस पे, ऑटो सेक्टर पे, यहाँ पर दिया था मैंने, ऑटो सेक्टर अच्छा खासा जा रहा है, तो मारुति भाग गया, अच्छे खासे स्टॉक्स सेक्टर ऑटो सेक्टर के गए हैं ऊपर। अभी रिसेंट मेरी बेट है रियलिटी सेक्टर पे, क्योंकि अच्छा खासा बना हुआ है ये, बुलिश पैटर्न है राइट, ये फ्लैग एंड पोल है प्रॉपर, ये पूरा एक पोल है उसका, ये उसका फ्लैग है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। और चांसेस आर वेरी हाई कि जितना पोल था उसका उतना ये फिर से लेके जाएगा ऊपर, ये 60% की रैली यहाँ से यहाँ तक के चांसेस आर वेरी हाई कि अगले आते कुछ 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 साल में जाएगा यहाँ पे रियलिटी सेक्टर। तो वैसे सेक्टर्स के ब्रेकआउट्स देखो, तो सेक्टर पे जाओ, सेक्टर पे अगर ये यहाँ पर है, 18 जुलाई को ब्रेकआउट आया, 18 जुलाई पे रियलिटी सेक्टर मेरे पास शायद से अंदर के चीजें है नहीं उसके, तो महालाइफ मैं खोलता हूँ 18 तारीख को। ठीक है, तो ये 18, ये कहा तो भी ये साइड पे था, ठीक है, तो इसने अच्छा एक पैटर्न बनाया था, और इस पे भी अपने कॉल्स थे महालाइफ के ऊपर, तो अच्छा खासा ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कराओ, जो स्विंग थी वो बुक कर दिया हो। तो वैसे सेक्टर्स में ऐसे देखो, सेक्टर्स ऐसे ही देखते हैं, ठीक है नसीर भाई, कि तुम वॉच लिस्ट में जाओ, और ये फार्मा देखो, अभी ये फार्मा क्या कर रहा है, ये बना के रखा हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट आएगा तो फार्मा के सेक्टर्स बनेंगे। मेटल में कुछ भी पैटर्न नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आईटी में, आईटी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है मेरे को, लेकिन इसके ऊपर 30,500 के ऊपर, अगर ये इसके ऊपर आ जाता है तो बाय करो धड़ाधड़ आईटी, अगर नहीं आता है इसके ऊपर तो वेट करो 200 MA के पास आने का उसका, यहाँ पर जब आएगा फिर उसके बाद ही जा सकता, फिर वो ऐसा नहीं जा सकता। तो अभी सबसे अच्छा तो सेक्टर रियलिटी लग रहा है मेरे को, और फार्मा बन रहा है धीरे धीरे। एनर्जी तो ऑलरेडी बिना कुछ पैटर्न के ही भाग रहा है, तो ये एनर्जी में ऐसे था, देखो ये बार बार ये ऊपर जा रहा, देन ब्रेकआउट दे दे के अच्छा खासा उसने मूव दिया है। तो अभी ऑलरेडी सब सेक्टर्स भागे हुए हैं, ऑटो भागा हुआ है, एनर्जी भागा हुआ है, एफएमसीजी भागा हुआ है, आईटी नेक्स्ट रह सकता है टारगेट, मेटल भाग गया, फार्मा भाग गया है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, फार्मा रुका हुआ है, देखते हैं, रियलिटी तैयार हो रहा है भागने के लिए। तो ये ऐसे एनालिसिस करो। हमारे भाई वॉल्यूम इंडिकेटर में वॉल्यूम जब बनता है तो कभी रेड कभी ग्रीन बनता है, ये ऐसा क्यों होता है? वॉल्यूम इंडिकेटर में क्यों बनता है? कैंडल रेड रहेंगी तो रेड वॉल्यूम बनेगा, कैंडल ग्रीन रहेंगी तो ग्रीन वॉल्यूम बनेगा, सिंपल है। ग्रीन मतलब बायर्स है, रेड मतलब सेलर्स है, इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो हम करते हैं, या फिर सेशन क्लोज कर देते हैं। ग्रुप पे बताओ मुझे सेशंस कैसे लगा, थोड़े से रिव्यूज दो कि अच्छा था, तो दूसरे लोग मोटिवेट होंगे कि कुछ सीखने मिल रहा है भाई, तो हम ज्वाइन करें, और मुझे अच्छी फीलिंग आएंगी कि हाँ कि हो रहा है अच्छा, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू आदित्य। 12:26 क्या है? क्या है 12:26? किधर है 12:26? ग्रुप में रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है मुझे। हाँ मैं वो ऑन करता हूँ, ग्रुप पे रिप्लाई का मुझे करना है ऑन, तो राहुल मैं ऑन कर देता हूँ, तो आप कर देना उस पर श्योरली। थैंक यू फहीम भाई, लेट ज्वाइन किया बट सुना समझ में आया, थैंक यू। यस राहुल, मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, मैं अपने ग्रुप में जो है डालता हूँ वो वाला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया। तो समझ के गायब मत हो जाओ, प्रैक्टिस करो। जो भी मैं चार्ट डाल रहा हूँ ब्रेकआउट का, या फिर कोई और भी चार्ट डाल रहा है ब्रेकआउट्स के, तो उसको समझो कि क्या है, और अपने रूल्स बैठ रहे हैं क्या उस पे, उसको पूछो कि भाई ये ऐसा ऐसा है तो इसके चांसेस है क्या जाने के ऊपर, वैसे तो क्या होगा, तुमको सीखने मिलेगा। और अगर रूल्स गलत है, रूल्स के अगेंस्ट में कोई पोस्ट कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली ऐसे मत बोलो कि भाई ये गलत है, ठीक है, तो उसको बुरा लगेगा। आप आपके पास के लिए मेंटेन रखो वो चीजें, कि इन्होंने जो पोस्ट डाला है इसमें ये गलत लग रहा है मेरे को, तो हो सकता है कि फेल के चांसेस है। और ऐसे जरूरी भी नहीं है कि फेल हो गया, अपने रूल्स एक दो रूल्स फेल हो गए तो गिरेगा ही, ब्रेकआउट फेल ही होगा, सक्सेसफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होगा।
तो अपने तक ही रखो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यस ये गलत था इसमें इसलिए फेल हुआ, तुमको एक समझ चाहिए। तो ऐसा नहीं कि किसी ने डाल दिया ये गलत है भाई ये गलत है, ऐसे किसी को हर्ट मत करो। सही से करते रहो इसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग से सब क्लियर होगा इंशाल्लाह। यस मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपसे। ठीक है। सर आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ, इसके लिए अपन बैठते हैं आराम से, कोई तो एक सेशन करता हूँ मैं जहाँ पे मैं करता हूँ एक सेशन इंशाल्लाह आगे चल के, कि जिसमें आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पूछता हूँ मार्केट से, और उसके ऊपर हम मीन्स साइकोलॉजी के ऊपर जब बात कर मीन्स साइकोलॉजी के ऊपर एक सेशन लेते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे, तब ये अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके तो अभी सेशन अपन क्लोज करते हैं। रिव्यूज दो सेशन ग्रुप पे कि कैसे लगा सेशन, और अगर आप लोगों को कोई सेशन मतलब ऐसा चाहिए कि इस टॉपिक पे सेशन होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि ये टॉपिक पे आप सेशन लो, मुझे पर्सनल पिंग करो, ग्रुप पे पिंग करो, टेलीग्राम पर हुई मैं। तो जब भी पिंग करोगे, अगर बहुत सारे लोगों का वही डाउट्स है, तो अपन उस पे सेशन लेके क्लियर कर दे रहे और वो सीखेंगे वो चीज़ को। ठीक है चलो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं, अच्छा लगा आपके साथ सेशन लेने में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। अस्सलाम वालेकुम। चलो। थैंक यू।